तो ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके पास ना कोई टैलेंट है ना कोई चालाकी, फिर भी वो अपनी जिंदगी जी रहा है। लेकिन फिर उसके साथ में कुछ ऐसा होता है जो उसने कभी सोचा नहीं था। तो आइए हम चलते हैं उसकी वो स्टोरी सुनने जिसमें वो कैसे जीरो से हीरो बना। तो भाई स्टोरी चालू होती है एक ऐसे शहर से जहाँ एक आदमी को दिखाया जाता है जो किसी बिल्डिंग की सीढ़ियों पर खड़ा है। शहर में बहुत तेज बारिश हो रही है, बिजली कड़कड़ा रही है। अचानक वहाँ बिजली के तारों में फॉल्ट होता है जिससे वो आदमी को एक इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगता है। वो इलेक्ट्रिक वायर से चिपक जाता है और दूर फेंका जाता है। फिर दिखाया जाता है कि एक आदमी जिसका नाम डेम डियोक है, उससे पूछा जाता है कि क्या तुम डेम डियोक हो। डेम डियोक एक इंटरव्यू में है, उससे पूछा जाता है कि तुम वाटर को कैसे प्यूरिफाई करते हो। डेम डियोक बोलता है कि मेरे पास एक स्पेशल मशीन है जो मुझे गवर्नमेंट से मिली है। दूसरा इंटरव्यू पूछता है, ओके डियोक, ये बताओ तुम्हारा मोटिव क्या है इस कंपनी में अप्लाई करने का। डियोक कहता है कि क्योंकि। इतने में इंटरव्यूअर कहता है कि तुम्हारा रिज्यूम को देखा तुमने, तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट नहीं है, सच बताओ क्या तुमको इस रिज्यूम को देखकर शर्म नहीं आती। डियोक कहता है कि सर आप ये क्या बोल रहे हैं। इंटरव्यूअर कहता है मेरे कहने का मतलब ये था कि तुम्हारे पास तो कोई टैलेंट भी नहीं है, तो तुम हमारी इतनी बड़ी कंपनी में अप्लाई क्यों कर रहे हो। डियोक कहता है तो फिर आप अपने कंपनी का एड क्यों लगाया जॉब के लिए। इंटरव्यूअर कहता है कि हम लोगों ने सिर्फ ये एड इस वजह से लगाया क्योंकि हमको कानून की परवाह है, ताकि टैलेंटलेस लोगों के साथ में भेदभाव ना हो। डियोक कहता है लेकिन हकीकत तो बहुत अलग है। फिर वही टैलेंट की बात छिड़ गई है। तो मैं बता देता हूँ, जब इस दुनिया को डेंजन की मौजूदगी के बारे में पता चला तो लोगों के अंदर छुपी खास शक्तियां जाग उठी। इन शक्तियों को टैलेंट कहा गया। इस टैलेंट की वजह से दुनिया ने बहुत तेजी से तरक्की कर ली। कई लोग इंसानियत के लिए एक वरदान मानते थे और मैं भी उन्हीं में से था। लेकिन सब कुछ जब बदला जब मुझे पता चला कि मेरे पास तो कोई टैलेंट ही नहीं है। इंटरव्यू कहता है देखो कुछ भी हो, हमारी कंपनी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करती है, हमको तुम्हारे जैसा टैलेंटलेस लोगों की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा इंटरव्यू कहता है कि ठीक है, चाहे तुम्हारे पास में कोई टैलेंट नहीं हो पर कम से कम तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस तो होना चाहिए ना। डियोक कहता है ठीक है, अब आप लोगों ने बोल लिया, अब मैं बोलता हूँ, मेरी सुनो। आप लोगों को कम से कम इस बात का एहसास तो है ना कि आप लोग टैलेंटलेस लोगों के साथ में भेदभाव कर रहे हो। इंटरव्यू गुस्से में कहता है क्या कहा तुमने, तुम में थोड़ी बहुत भी तमीज है कि नहीं, इंटरव्यू से कैसी बात की जाती है। डियोक कहता है ओ क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया, मैं आप जैसे लोगों से तंग आ चुका हूँ। आप लोगों को क्या लगता है टैलेंटलेस लोग कोई काम के नहीं होते हैं। यहाँ आप लोगों को इंटरव्यू लेने के लिए बैठाया है, किसी के साथ में बुरा व्यवहार करने के लिए नहीं। यदि आप मेरे साथ में अच्छा व्यवहार करते तो मैं भी तुम लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करता। फिर भी मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। इंटरव्यू हंसता है, वो कहता है तुमको क्या लगता है इतना सब कुछ होने के बाद में हम तुमसे बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे जिसने हमारा इतना टाइम खराब कर दिया। अब सॉरी बोल रहा है। डियोक कहता है इसका मतलब आप लोग मेरे सिलेक्शन नहीं करेंगे। इंटरव्यू कहता है यहाँ से बाहर जाओ। डियोक कहता है ठीक है मैं बाहर जाता हूँ, लेकिन जो हमारे बीच में कन्वर्सेशन हुआ था ना वो सब कुछ मैंने मेरे रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। भाई सब इंटरव्यू घबरा जाते हैं और अपनी सीट पर खड़े हो जाते हैं। डियोक कहता है कि ये जो आप लोगों ने टैलेंटेड लोगों के बारे में गलत स्टेटमेंट दिया है ना, ये कानून के खिलाफ है और फिर आप लोगों ने ऊपर से एड भी गलत लगाया है। एक इंटरव्यू कहता है कि अरे हम तो ऐसे ही बोल रहे थे ताकि माहौल ठंडा हो जाए। डियोक जाने लगता है, उसके पीछे इंटरव्यू भाग रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं रुको प्लीज, हमारा मतलब वो नहीं था, हम आपसे माफी मांगते हैं, हम तुम्हारा सिलेक्शन करेंगे। डियोक रुक जाता है, वो कहता है कि इसके पहले तो आप लोगों ने कुछ और ही कहा था। चलो अब देखते हैं कि आप लोग ह्यूमन राइट्स कमेटी के सामने ये सब बातें बोल पाते हैं या नहीं। और भाई डियोक कंपनी से बाहर आ जाता है। वो खुद से कहता है कि चाहे मेरे अंदर कोई टैलेंट हो या ना हो, लेकिन स्वयं तो फूल है ना। और भाई डियोक ह्यूमन राइट्स कमेटी की वेबसाइट पर उन लोगों की रिपोर्ट कर देता है। उसी बीच वो कहता है कि टैलेंट मानवता के लिए वरदान है, मैं नहीं मानता। और भाई सड़क पर पड़ी हुई च्युइंगम उसके जूतों में चिपक जाती है। वो बहुत गुस्सा करता है। वो कहता है लोग कैसे च्युइंगम खाकर यहाँ पर सड़क पर फेंक देते हैं, कम से कम उसे पेपर में लपेट कर तो फेंक सकते हैं ना। वो गार्डन के साइड में उस च्युइंगम को निकालने की कोशिश कर रहा है, इतने में उसके ऊपर पानी आ जाता है। पानी का इतना प्रेशर रहता है कि वो पूरा भीग जाता है। वहाँ दिखाया जाता है गार्डनर गार्डन में पौधे को पानी दे रहे थे और अचानक डियोक सामने आ गया। डियोक ये सब सहकर थका हार अपने घर पहुंचता है। वो अपने घर की खिड़की पर देखता है और कहता है उन शराबी लड़कियों ने फिर से वही हरकत कर दी, खिड़की पर वोमिटिंग करके चली गई। वो अपनी माँ से फोन पर बात करता करता वो वोमिटिंग साफ कर रहा है। वो माँ से कहता है कि माँ आपने लंच कर लिया, क्या हॉस्पिटल का खाना ठीक था। माँ कहती है मेरी वजह से तू कितना परेशानियों का सामना कर रहा है, यदि तुम्हारे अंकल हमसे उधार लिए पैसे दे देते तो ये सब परेशानियां खत्म हो जाती। डियोक कहता है कि माँ उस कमीने का मेरे सामने नाम मत लो। माँ कहती है ऐसा नहीं बोलते बेटा, वो तुम्हारे अभी भी अंकल है। डियोक कहता है अरे माँ वो आदमी बहुत कमीना है, उसको पैसे देने होते तो कब से दे देता, मुझे तो लगता वो यहाँ से भाग गया कहीं विदेश। और सॉरी माँ मैंने गुस्से से बात कर ली, तुम जानती हो ना अपने बेटे को, मेरा यहाँ पे अच्छा खासा नाम है और अच्छी खासी पढ़ाई भी कर रहा हूँ, साथ ही एक अच्छी जॉब कर रहा हूँ, तो तुम टेंशन मत लो। और हाँ एक बात और, हॉस्पिटल बिल का टेंशन मत लेना, बस अपनी सेहत का ध्यान रखो। भाई ये डियोक कैसी जिंदगी जी रहा है, मतलब कि वो बेरोजगार है, उसके पास कोई भी टैलेंट भी नहीं है, ऊपर से उसके अंकल ने उसके पैसे खा लिए। और यहाँ देखें तो उसकी माँ को क्या बोल रहा है कि मैं सब बढ़िया हूँ, चकाचक हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर डियोक अपनी माँ को कहता है कि चलो माँ मैं बढ़िया हूँ, मैं तुमको बाद में कॉल करता हूँ, बाय। भाई डियोक कॉल रखता है और निराश होकर घर की छत पर जाता है। वहाँ सिगरेट निकालकर पीते हुए कहता है बस यही एक चीज है जो मुझे खुश रखती है। सिगरेट पीते पीते बारिश आ जाती है। वो निराशा से आसमान में देखता है, उसके हाथ की सिगरेट खत्म हो जाती है। अचानक उसके हाथ से सिगरेट का पैकेट गिर जाता है। वो गुस्से में जोर से चिल्लाता हुआ आसमान में देखकर कहता है कम से कम ये तो पी सकता हूँ ना, वैसे भी मेरी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, तुम मुझे ये पीने से क्यों रोक रहे हो। और भाई ऊपर
और भगवान को गाली बकता है, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भगवान है या नहीं। और डियोक भाई गुस्से में अपना हाथ नीचे मारता हुआ कहता है, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, किसी को तो ये जिम्मेदारी लेना ही पड़ेगी। डियोक का गुस्सा भगवान के प्रति था, वो भगवान को कोस रहा था ऐसी जिंदगी के लिए। और भाई डियोक इतने गुस्से में आ गया कि वो भगवान को बहुत गंदी गंदी गाली देने लगा। ऊपर से अचानक बिजली गिरती है, बिजली के झटके से डियोक नीचे गिर गया। वो बोलता है, क्या मैं मर जाऊंगा? अच्छा इस घटिया जिंदगी से तो, लेकिन मैं मर गया तो मेरी माँ का क्या होगा? और भाई डियोक बेहोश हो जाता है। जब डियोक होश में आता है तो वो बोलता है, क्या मैं जिंदा हूँ? वो ऊपर देखता है, उसे ऊपर एक स्क्रीन दिखाई देती है जिसमें लिखा है हायरिंग नोटिस। डियोक सोचता है ये क्या है, फिर एक और मैसेज शो होता है, भगवान आपका इंतजार कर रहे हैं। स्टोरी सीन चेंज होता है, डियोक अपने घर के अंदर खिड़की के पास बैठा हुआ है। वो सोच रहा है कि क्या सच में गॉड होते हैं, लेकिन जिस ईश्वर को मैंने आज तक देखा नहीं उनको मैंने कैसे गालियां दे दी, लेकिन उसके बदले मेरे ऊपर बिजली कैसे गिरी, मेरा मोबाइल भी टूट गया है। क्या ऐसे ही न्याय कहते हैं? जब लोगों के ऊपर बिजली गिरती है तो लोग मर जाते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मेरी बॉडी में कोई स्क्रैच तक नहीं आया। यदि मैं इन सब चीजों को देखूं तो वो जो मैसेज शो हुआ था, क्या वो मेरे दिमाग का वहम है? वो क्या था? वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई वो स्टेटस विंडो हो। क्या सिर्फ वो टैलेंट वाले लोगों को ही दिखता है? मेरे हिसाब से वो स्टेटस विंडो ही है। क्यों ना मैं उस स्टेटस विंडो का एक टेस्ट लूं? मेरे हिसाब से मैं सही हूँ जो पार्ट टाइम जॉब का नोटिस शो कर रहा था। तभी डियोक को दोबारा विंडोज दिखाई देती है। उसको देखकर डियोक डर जाता है और खुद को शांत करने के लिए हंसता हुआ कहता है, अच्छा ये है वो नोटिस पार्ट टाइम जॉब वाला। मैं वैसे भी पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ही रहा था और मैं भी पार्ट टाइम जॉब ही करना चाहता हूँ, इसीलिए विंडो मुझे पार्ट टाइम जॉब ही शो कर रहा है। चलो इसके बारे में बिल्कुल पॉजिटिव सोचते हैं, और वैसे भी मैं ये अपॉर्चुनिटी खोना नहीं चाहता, तो फिर चलो देखते हैं गॉड की पार्ट टाइम जॉब। और डियोक भाई उस स्क्रीन को चलाता है। डियोक खुद से कहता है, इसमें जॉब की कौन कौन सी कैटेगरी है? विंडो पर दिखाया जाता है लोडिंग द पार्ट टाइम जॉब लिस्ट। डियोक ओके करके आगे बढ़ता है। जैसे ही वो ओके करता है उसके सामने मैसेज शो होता है, आपके पास डिवाइन पावर नहीं है। डियोक कहता है, क्या ये क्या बकवास है, क्या है ये डिवाइन पावर? स्क्रीन पर मैसेज आता है, एनर्जी यूज्ड बाय गॉड। डियोक कहता है, बिल्कुल मेरे पास ऐसा कोई पावर नहीं है, और वैसे भी मेरे पास में कोई टैलेंट भी नहीं है। फिर डियोक उसको देखते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता ये डेंजरस चीज है, किसे पता ये मेरी लाइफ का कोई टर्निंग पॉइंट हो। चलो इसको ट्राई करते हैं। गॉड्स पार्ट टाइम जॉब, मुझे लगता है कि ये कोई जॉब ढूंढने वाला ऐप है। डियोक फिर से स्क्रीन को चलाता है। इस बार मैसेज आता है कि नो डिवाइन पावर रिक्वायर्ड फॉर पार्ट टाइम वर्क। डियोक जैसे ही इंटर दबाता है, सामने उसके एक और विंडो ओपन होती है जिसमें जॉब के बारे में डिटेल्स लिखी होती है। डियोक को आदमियों को इकट्ठा करना है डेंजन के लिए, और ये बहुत अर्जेंट है। एम्प्लॉयर का नाम थॉर है, डिवाइन पावर का रिक्वायरमेंट नहीं है। कैरियर जो है वो बिगिनर्स के लिए है। डिटेल्स में मिडगार्ड डेंजन क्रिएट करना है। ये काम कोई हार्ड नहीं है, सिंपल, और आपको फिजिकल वर्क करना होगा और पेशेंस रखना है। जॉब का टाइम हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पेमेंट 12 थॉर पेड ईच डे। इसके अलावा लोकिस को फॉलो करने वाला यहाँ अलाउ नहीं है, नहीं तो मैं माथा फोड़ दूंगा। तो भाई ये है डियोक की पार्ट टाइम जॉब की डिटेल जो उस विंडो में दिखाई गई है। डियोक कहता है, रुको, क्या डेंजन्स? इसका मतलब क्या वहाँ पर मॉन्स्टर भरे होंगे? मतलब क्या है इनका? डेंजन क्या ये भी गॉड ने क्रिएट किया है? क्या मैं इस पे विश्वास करूँ या नहीं? लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसमें कितना कमा लूंगा। इसमें बताया गया है 12 थॉर, इसका मतलब वो वहाँ की करेंसी है। मतलब क्या उस करेंसी का हमारे यहाँ पे मनी एक्सचेंज कर सकते हैं? वो डियोक के सामने एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आता है। वो सोचता है ये करेंसी वैसे भी गॉड के यहाँ यूज होती है तो काफी महंगी होगी, चलो इसे एक्सेप्ट करते हैं और ट्राई करते हैं। और भाई जैसे ही डियोक एक्सेप्ट बटन प्रेस करता है, अचानक वो एक जगह टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ पूरा जंगल है, आसपास पहाड़ ही पहाड़ है, सिर्फ जानवर के अलावा कोई नहीं है। वो जंगल में साई साई की आवाज आ रही है। वो चल रहा है तो उसको पैरों की आवाज से उसे डर लग रहा है। वो कहता है, मैं ये कहाँ आ गया हूँ? वो पेड़ों के बीच से निकलता है। उसके सामने एक माउंटेन है, पहाड़ों की लंबी लंबी चोटियां हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। ये सब देख कर डियोक कहता है, ये ऐसा नजारा मैंने कभी नहीं देखा। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? क्या इसे ही कहते हैं खुली आंखों से सपना देखना? इतने में डियोक के पीछे कुछ आवाज आती है। वो पीछे पलट कर देखता है तो वो सकपका जाता है, उसकी बोलती बंद हो जाती है। उसके सामने एक भेड़िया टाइप का मॉन्स्टर है, वो उसको घूर रहा है। डियोक संभल पाता है, इतने में उसने अटैक कर दिया, लेकिन एक हाथ आता है जो उस भेड़िए के गले को पकड़ लेता है। सामने उसके एक खतरनाक दिखने वाला मस्कुलर बॉडी वाला आदमी है जिसने उस भेड़िए को बच्चे की तरह उठा लिया है और उसे कहता है कि हम लोग अच्छे लोग हैं बेटा, ऐसी हरकत नहीं करना। और फिर वो डियोक को देखकर कहता है, न्यू वर्कर, हेलो, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं ओडिन का बेटा हूँ और मैं द गॉड ऑफ थंडर थॉर हूँ। और भाई वो थॉर ने डियोक को एक हाथ में और एक हाथ में उस भेड़िए को पकड़ कर रखा है और कहता है, वैसे तो मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमको पता ही है ना मैं कितना फेमस हूँ। चलो हम चलते चलते बात करते हैं। तुम तो बहुत हल्के हो, मुझे लगा था तुम बहुत भारी होंगे। डियोक थॉर को देखकर कहता है, इतना बड़ा विशाल शरीर और बड़ी बड़ी मूछें और हाथ में हैमर, क्या ये सच में थॉर है? क्या ये रियल है? थॉर डियोक को देखकर कहता है कि तुमको देखकर ऐसा लगता है कि तुम एशिया के गॉड हो। डियोक कहता है, क्या बात कर रहे हो? डियोक मन ही मन में बोलता है, ये सब उसके लिए नॉर्मल है, मुझे गॉड के रूप में देखना। फिर थॉर दो बड़े बड़े स्टेचू को देखकर कहता है, ये देखो, यहाँ भी तुम्हारे जैसे गॉड हैं और ये चट्टानों को एक मिट्टी की तरह यूज कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये किस प्रकार के गॉड हैं, लेकिन ये पक्का है कोई इंसान तो नहीं है। डियोक मन ही मन में बोलता है, मेरे हिसाब से मैं ही यहाँ इंसान हूँ, बाकी का तो पता नहीं। और फिर डियोक थॉर का जवाब देते हुए कहता है, यस मैं भी एक छोटी सी पहाड़ी से आया हूँ। थॉर कहता है, हाँ मैंने सुना है आप माउंटेन के गॉड हो और आप खतरे में पड़े हुए लोगों की मदद करते हो। अब ये सब बातें छोड़ते हैं, मुझे लगता है कि आप एक मानव की तरह हो जिसके अंदर सभी गुण मानव के
चुके हैं। ड्यूक जरा शक पका जाता है। फिर ड्यूक जो अपनी बात छुपाने के लिए हंसते हंसते बोलता है कि हाँ तुम मुझे एक तरह से मानव कह सकते हो, क्योंकि मैं मानव को जानने के लिए कई बार उनके बीच गया हूँ। थोर कहता है इसका मतलब आप इंसानों को बहुत महत्व देते होंगे, आप पक्का ये जॉब कर पाएंगे ना, क्योंकि आपका काम ऐसा होगा जहाँ इंसानों को कष्ट देना है। ड्यूक कहता है हाँ। ड्यूक थोड़ा सा फिर से घबराता है और हंसते हुए फिर जवाब देता है हाँ क्यों नहीं, मैं बिल्कुल कर पाऊंगा। फिर थोर फिर से पूछता है ड्यूक से कि तुमने मीनू टेरेस भूलभुलैया के बारे में तो सुना होगा ना। ड्यूक कहता है हाँ सुना है ना, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। थोर कहता है फिर तो आपके लिए जो जॉब आसान होगी। भाई ये सुनकर ड्यूक जरा टेंशन में आ गया है। वो सोच रहा है पता नहीं पगला कहाँ लेके जा रहा है। फिर वो लोग एक जगह पहुंचते हैं जहाँ थोर बताता है कि ये है कॉन्सेप्ट इस डंजन का और आपको हमारे साथ यहाँ एक भूलभुलैया को बनाना है। और भाई ड्यूक पहुंच जाता है अपनी पार्ट टाइम जॉब पर। वहाँ पर एक मजदूर है जो ड्यूक को देखकर कहता है एक और न्यू एम्प्लॉय। इधर ड्यूक किसी चीज को देखकर कहता है वाओ अमेजिंग। वो एम्प्लॉय ड्यूक को बुलाता है और कहता है हे इधर आओ, हमारा काम इधर है। ड्यूक के सामने एक बड़ा सा डोर है जिसे देखकर वो बहुत अमेजिंग फील कर रहा था। वो उस मजदूर को कहता है ओके मैं आता हूँ। फिर वो ड्यूक एक सुरंग से ऊपर आता है। उसके सामने कुछ लोग बातें कर रहे हैं। सेक्टर E6 से हमको रिक्वेस्ट आई है और सेक्टर E में भी एक असिस्टेंट चाहिए। इधर ड्यूक उनके बीच में जाकर कहता है मैं सेक्टर C2 में जा रहा हूँ। और सेक्टर C2 में जाकर एक मजदूर को पकड़कर ड्यूक बोलता है हे मैं आ गया सेक्टर C2 में। ड्यूक कहता है कि मैं काफी हार्ड वर्किंग हूँ ना। उसके पीछे से आवाज आती है अरे सावधानी से जाओ, तुम कहीं कोई गड्ढे में मत गिर जाना। ड्यूक कहता ठीक है ना, तुम मुझे बचा लेना। ड्यूक एक ऑर्क लीडर के साथ में है। भाई वो ऑर्क को जो बहुत खतरनाक दिख रहा है, उसके मस्त बड़े बड़े दांत है, वो बिल्कुल कलर तो बोले आप लोग देख ही पा रहे हो। वो ऑर्क जो है ड्यूक को काम समझा रहा है। उनके सामने कुछ बॉक्सेस है, उनको देखकर वो ऑर्क लीडर कहता है कि यही बॉक्सेस जाने वाले हैं। वो बॉक्स ड्यूक ने वहाँ जमाए थे। ड्यूक कहता है कि ये काम पूरा हो गया। ऑर्क कहता है कि गुड जॉब, तो कैसा लगा तुमको ये काम। ड्यूक अपने कंधे को संभालते हुए कहता है ये तो बहुत सिंपल टास्क था, वैसे ही मजदूरी वाला काम है। ऑर्क चल चलते कहता है देखो यहाँ काम पूरा हो गया, अब अपन अपनी गाड़ी की तरफ चलते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। अब हमें ये बॉक्सेस को कहीं और ले जाना है। और भाई ऑर्क और ड्यूक एक गाड़ी में बैठे हुए हैं। अब वो गाड़ी कौन चला रहा है पता नहीं, लेकिन भाई बहुत मस्त गाड़ी है। इसको देखकर मुझे बैलगाड़ी की याद आ गई है। ऑर्क ड्यूक से पूछता है कि क्या एशिया के गोट सभी आपकी तरह ही होते हैं। ड्यूक कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सब लोग अपने अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से रहते हैं। और कहता है मुझे आपके बारे में कई जगह से तारीफ सुनने को मिली है। ड्यूक कहता है अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। ड्यूक मन ही मन में कहता है कि कौन कहता है कि मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, देखा कैसे मैंने इन सबको टैलेंट से खुश कर दिया, ये सब मेरी तारीफ करने लग गए। और फिर वो गाड़ी रुक जाती है और कहता है कि चलो उतरते हैं, हमें यहाँ से पैदल चलना होगा। और भाई फाइनली वो दिख जाता है जो गाड़ी चला रहा था, उसका चेहरा दिखा जाता है। भाई वो एक बियर है जो उस गाड़ी को खींचने का काम करता है। और उस बियर को देखकर कहता है यदि हम इस बेवकूफ बियर से बॉक्सेस का काम करवाएंगे तो ये उनको तोड़ ही देगा। ड्यूक सोचता है कि इस बियर को इन्होंने ट्रैप करके रखा है। ड्यूक बॉक्सेस को उठा रहा है और उसको कहता है कि जरा संभल कर चलो। और नीचे फर्श पर दिखाते हुए कहता है कि ये देखो ये साइन है जहाँ हम लोगों ने ट्रैप्स लगा के रखे हैं, तो उन पर तुम्हारा पैर नहीं जाना चाहिए। ड्यूक कहता है ओके ओके मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा। और कहता है ये तुमने पहली बार सब देखा होगा ना, ये एक्सपीरियंस से तुम काफी कुछ सीख जाओगे। तुमको शायद पता नहीं है जो सीनियर गोड्स होते हैं ना वो इंसानों को टेस्ट लेते हैं और हम जैसे जूनियर गोड्स ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए मजबूरन हमारा जीवन चलाने के लिए हमें ये काम करना पड़ते हैं। और डंजन का निर्माण करने के लिए हमें लगातार काम करना पड़ता है और हमारे लिए असीमित कार्य बढ़ता रहता है। भाई ये सुनकर ड्यूक थोड़ा घबरा जाता है और फिर और को कुछ मजदूरों को दिखाकर कहता है कि वो देखो उन मजदूरों को जिस कमरे का निर्माण करना था उन्होंने कुछ मिनट पहले ही चालू किया था, अब तक तो पूरा हो जाना चाहिए था, जाकर देखो। ड्यूक देखने जाता है। वहाँ जाकर वो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि इतने बड़े पत्थर के कक्ष का निर्माण कुछ ही मिनटों में कैसे हो गया। और फिर ड्यूक मन में कहता है कि इतना बड़ा कक्ष बनाने के लिए उन्होंने क्या इस्तेमाल किया होगा। और क्या कहता है इन बॉक्सेस को यहीं रख दो, इनसे इस जगह का निर्माण होगा जिससे गॉड इस जगह पर टेस्ट ले पाएंगे। और उन बॉक्सेस को ओपन करता है। ड्यूक उसमें झांक रहा है कि ऐसा बॉक्सेस में क्या है। उनमें से बिल्कुल गोल मटोल पत्थर निकलते हैं। और समझाता हुआ कहता है कि चाहे तुमको ये गोल पत्थर दिख रहे हो, लेकिन इनमें से कुछ समय मखड़ियां पैदा होगी और जब इनसे मखड़ियां पैदा होगी तब तक ये कक्ष बहुत कठिनाई और कष्टों से गुजरेगा। तभी ड्यूक एक और बॉक्स में झांकता है। वो पूछता है कि ये कैसा मॉन्स्टर है। और कहता है तुम्हें नहीं पता एक लिजार्ड मैन के बारे में। और भाई मैं आप लोगों को भी समझा देता हूँ कि जो लिजार्ड मैन है ये एक चिपकली की तरह रहता है जो बिल्कुल इंसान की तरह बिहेव करता है। फिर ड्यूक कहता है इसके अंदर ये ट्रांसपेरेंट पार्ट क्यों है। और कहता है केयरफुल रहो, अभी तक वो पूरी तरह से बना नहीं है इसीलिए वो अधूरा लग रहा है। ड्यूक कहता है अच्छा मुझे पता नहीं था। और कहता है अब तुम यहाँ थोड़ा आराम कर लो, हमें नेक्स्ट रूम में जाना है। ड्यूक आराम करने के बाद में फिर से और के साथ चल देता है और एक जगह ले जाता है जहाँ वो बताता है कि ये है गॉब्लिन हाइडिंग शेल्टर। यदि इंसान यहाँ तक पहुँच जाता है तो फिर समझ लीजिए कि वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन के बहुत करीब है। ड्यूक कहता है कि यहाँ बहुत ठंडा है। इतने में ड्यूक के पीछे से एक डरावनी आवाज आती है। ड्यूक पीछे पलटकर देखता है, अंधेरे में कोई तो है। वहाँ एक गॉब्लिन है। वो अचानक ड्यूक के पास में आकर चिल्लाता है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी है। वो गॉब्लिन जीवान निकाल रहा है। ड्यूक बहुत खतरनाक डर जाता है। वो गॉब्लिन ड्यूक को देखकर जोर जोर से हंसता है। इधर और ड्यूक को कहता है अरे डरो मत, तुम्हारे लिए सरप्राइज था, वो सिर्फ तुम्हारे मजे ले रहा था। और कहता है कि यदि डंजन पूरी तरह से बन जाती तो अभी स्टोरी कुछ और होती, क्योंकि हम
हम इन गोब्लिन्स का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, ये बहुत बुद्धिमान और चतुर होते हैं। ड्यूक कहता है वहाँ वो तो दिख ही रहा है। और फिर ऑर्क और ड्यूक उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ वो बड़ा सा डोर है। और कहता है कि यहाँ है इस बुलबुलैया का अंत। ड्यूक कहता है अच्छा इसका मतलब ये है कि, और इतने में ऑर्क कहता है हाँ ये प्लेस है हमारे बॉस की। इतने पीछे से थोर आ जाता है, वो हंसते हुए ड्यूक को कहता है हे गॉड ऑफ माउंटेन्स, मैंने तुम्हारी काफी तारीफ सुनी है, काम कैसा चल रहा है? ड्यूक गर्दन झुकाकर कहता है कि बढ़िया चल रहा है और ये सब आपकी मेहरबानी से ही हुआ है। थोर कहता है कि तुम बहुत चतुर हो, अपनी बातों से लोगों को बहुत इंप्रेस कर देते हो। और थोर को बताता है कि बस हम लोग लास्ट प्रोसीजर पर ही पहुंच गए हैं। थोर कहता है गुड गुड वेरी गुड। और भाई फिर थोर कहता है तो फिर हमें तो लोअर क्लास के गोट को यहाँ से विदा कर देना चाहिए ना। और भाई थोर अपना हैमर उठाता है, उधर ड्यूक का चेहरा देखने लायक है, वो चिल्लाता है रुको रुको, अरे मेरी बात तो सुनो। थोर मारते हुए कह रहा है गुड वर्क ऑफ गॉड माउंटेन्स, अगली बार जब आओ तो तुम मुझे एशिया के टेंशन के बारे में थोड़ी एडवाइस दे देना, मिलते हैं तुमसे फिर अगली बार। और भाई थोर धड़ाम से अपना हैमर मार देता है। ड्यूक सीधा टेलीपोर्ट होकर अपने घर आ जाता है, वो अपने रूम में लेटा पड़ा है और कहता है कि अरे यार ये कैसी अजीब विदाई है, लोगों को काम से विदा करने के लिए बहुत अजीब तरीका नहीं हुआ। मुझे तो लगभग यही लगा था कि मैंने उसको बेवकूफ बनाया कि मैं माउंटेन गॉड हूँ, इसीलिए शायद मुझे मार रहा है। ये थोर तो बहुत बड़ा पगला निकला यार, ऐसे कौन करता है भाई। लेकिन चलो ये जो हुआ ये सब सच था, मेरा कोई सपना नहीं था और ना ही मैंने कोई खुली आंखों से सपना देखा था। और भाई ड्यूक बहुत खुशी से हाथ ऊपर करके आखिरकार मैं जाग गया हूँ ये। और फिर दोबारा वो विंडो ओपन होती है जिसमें दिखाया जाता है कि ड्यूक आपकी सैलरी पेड हो चुकी है, क्या आप उसे चेक करना चाहेंगे? ड्यूक अचानक बोलता है सैलरी। ड्यूक ओके बटन प्रेस करता है और कहता है चलो देखते हैं। और स्क्रीन पर भाई लोडिंग दिखाया जाता है जिसमें ड्यूक देखकर बहुत हैरान है। उसको जो स्क्रीन पर दिखता है वो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसको उसमें सैलरी के रूप में कुछ वेपन्स ओपन होते हैं जैसे कि ऑडियंस का स्पेयर जो बहुत पावरफुल है, इसी के साथ में उसके लायंस आर्मर भी ओपन होता है जो उसे कोई भी फिजिकल डैमेज से बचाएगा। और भाई एक इंपॉर्टेंट चीज ओपन होती है, फ्रियाज का नेकलेस जिससे ड्यूक ट्रेवल कर पाएगा। ये सब देखकर ड्यूक कहता है कि ये पक्का गोड्स का स्टोर है। फिर ड्यूक को थोर पावर लाइटिंग और हेफेस्टस पावर फ्लेम, आर्स पावर डिस्ट्रक्शन, इन सब पावर को देखकर ड्यूक कहता है क्या मैं इन सबको परचेस कर सकता हूँ? और यदि मैं इनको परचेस कर लूंगा तो मैं फिर मानव शरीर में गोड बन जाऊंगा। लोग मुझे गोड ड्यूक के नाम से जानेंगे, लोग मेरे आगे पीछे घूमेंगे, सब लोग मेरे से डरेंगे। क्या लाइफ होगी मेरी, अब मेरी लाइफ यहाँ से चेंज होने वाली है। और भाई जैसे ही ड्यूक परचेस बटन प्रेस करता है एक मस्त वाला मैसेज तो होता है आपके पास इसे खरीदने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है। भाई ड्यूक के सारे सपने टूट जाते हैं। वो अच्छे बड़े गोड बनने वाला था लेकिन ये इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से गोड बनने से रुक गया। और भाई दिखाया जाता है उन सब चीजों को खरीदने के लिए आपके पास में 70 के थोर होना चाहिए जो ड्यूक के पास में बिल्कुल भी नहीं है। फिर ड्यूक सोचता है कि मैं इन्हें कैसे खरीद सकता हूँ। सामने स्क्रीन पर मैसेज शो होता है टैलेंट्स ऑफ स्टडी, मतलब टैलेंट चाहिए आपको। ड्यूक का दिमाग तब घूम जाता है जब उसे पता लगता है कि टैलेंट तो हम उससे परचेस कर सकते हैं, वो लोग टैलेंट को सेल कर रहे हैं। ड्यूक कहता है इसका मतलब मैं टैलेंट को खरीद सकता हूँ, ये तो मेरे जैसे के लिए बहुत गुड गिफ्ट है। चलो देखते हैं इसका कितना प्राइस है। स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि एसएस क्लास टैलेंट मात्र 12 थोर में। ड्यूक देखकर कहता है वो सभी चीजें 70 के थोर में और ये टैलेंट सिर्फ 12 थोर में। और जैसे ही ड्यूक परचेस का ऑप्शन क्लिक करता है फिर से मैसेज ओपन होता है, वहाँ दिखाया जाता है कि अरे आप ये क्या परचेस कर रहे हैं, हो सकता है कि आप इसे आगे सेल कर दें। क्या आप गोड होकर भी ऐसी चीजें परचेस करेंगे जो आम इंसान यूज नहीं करते? कृपया इसमें कुछ और पावर ऐड कर दीजिए, आपको ये परचेस करना शोभा नहीं देता। ड्यूक बोलता है अच्छा ये मैसेज इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसे कोई परचेस नहीं करता होगा। वो देखकर कहता है कि ये सिर्फ टैलेंट नहीं है, ये एसएस क्लास टैलेंट है। चलो देखते हैं, ये रहा टैलेंट ऑफ स्वॉर्ड। और फिर ड्यूक सोचता है कि हाँ मुझे याद आया कि मैं बचपन में मुझे स्वॉर्ड चलाना कितना पसंद था। छोड़ो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, परचेस करते हैं। ड्यूक परचेस कर लेता है, मैसेज शो होता है यू हैव सक्सेसफुली परचेस द टैलेंट ऑफ स्वॉर्ड। वो एक जगह बैठ जाता है, तभी उसके हाथों और शरीर में एक अजीब सा पावर आता है। ड्यूक बोलता है क्या ये काम कर रहा है? मुझे इस एफ क्लास की टैलेंट को पाने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ी और मुझे कितनी आसानी से मिल जाएगा ये नहीं पता था। तभी स्क्रीन दिखाई जाती है, वहाँ लिखा है कांग्रेचुलेशन, आपने पहले आइटम परचेस कर ली, हम आपको स्पेशल ऑफर देते हैं, सेम क्लास का एक और टैलेंट दे रहे हैं। ड्यूक खुश हो जाता है, क्या बात कर रहा है, ओ माय गॉड एक और एसएस क्लास टैलेंट, मेरी तो आज चांदी चांदी हो गई है। चलो देखते हैं इसमें क्या है, मैं ये वाला परचेस करूंगा, टैलेंट ऑफ कम्बैट। ये अब मैं दोनों को यूज कर सकता हूँ। और भाई ड्यूक का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। ड्यूक का शरीर अनबैलेंस होने लग गया, उसकी आंखें बंद हो रही है, वो बेहोश जैसा हो रहा है और आखिरकार वो अचानक लेट जाता है। उसका शरीर बहुत दर्द कर रहा है, वो पूरा उल्टा लेटा हुआ है। तभी मैसेज शो होता है आपको ये पावर का यूज करने के लिए अपनी बॉडी को कैपेबल बनाना होगा। और भाई ड्यूक की बॉडी खुद ब खुद अपने आप को कैपेबल बना रही है और फाइनली ड्यूक की बॉडी कैपेबल हो जाती है। तभी बेहोशी में ड्यूक सपना देख रहा है, उसे उसकी माँ नजर आ रही है जो उसको बुला रही है, ड्यूक मेरे बेटे सॉरी तेरी माँ कुछ नहीं कर पाई और तुझे इतना कुछ सहना पड़ा। ड्यूक माँ को कहता है अरे माँ ऐसा मत कहो, अब मेरे अंदर टैलेंट आ गया है, रुको मैं दिखाता हूँ। और भाई तभी ड्यूक होश में आ जाता है, वो बिल्कुल अधमरा पड़ा हुआ है। वो धीरे से उठता है और कहता है अरे यार मेरा सिर, और मैं कब से सोया था, मुझे लगता है मैंने मेरी माँ को सपने में देखा, रुको क्या वो सब सपने थे? तभी ड्यूक के सामने स्टेटस विंडो दिखती है जिसमें लिखा है नेम डेम ड्यूक जो लोएस्ट क्लास गोड टैलेंट
टैलेंट ऑफ स्वॉर्ड, टैलेंट ऑफ कमबैक। ड्यूक उसे देखता है और कहता है लोएस्ट क्लास गोट, इसीलिए मैंने वहाँ डेंजन में काम किया था। और भाई दोबारा हमारा हीरो ड्यूक खुश हो जाता है। वो कहता है यार अब एक टैलेंट से लड़का एक गोट बन गया है, क्या बात है, लाइव का अनफेयर देखो, ये सब अनएक्सपेक्टेड है। तभी वो मोबाइल उठाकर देखता है तो उसकी माँ का कॉल आता है। वो मोबाइल उठाते ही कहता है मॉम मेरे पास एक गुड न्यूज है। उधर से उसकी माँ बोलती है ड्यूक तुम आज हॉस्पिटल मत आना, ओके। ड्यूक कहता है क्यों, क्या हुआ है माँ, सब ठीक तो है ना। माँ कहती है बस मेरी बात मानो, हॉस्पिटल मत आना, मेरा टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। ड्यूक घबरा जाता है, माँ ऐसा क्या हुआ है, मुझे आप हॉस्पिटल आने से क्यों रोक रही हो। इतने में उधर से किसी और की आवाज आती है। वो कहता है हेलो क्या आप यूनिवी की रिश्तेदार बोल रहे हैं। ड्यूक कहता है हाँ मैं उनका लड़का बोल रहा हूँ, वहाँ क्या हुआ है। उधर से बताया जाता है कि हमारी बहुत गंभीर हालत है, हम आपको फोन पे डिटेल्स नहीं बता सकते। हॉस्पिटल के जस्ट पास में डेंजन का साइन मिला है, हम आपसे बहुत देर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। अब स्थिति जब तक सुधर नहीं जाती यहाँ हम किसी को भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। और भाई इतनी देर कहाँ, आखिरकार एक बेटे को कोई गलत खबर लगे और वो अपनी माँ से ना मिले, ऐसा कभी इस दुनिया में हुआ है। वैसा ही हाल हमारे ड्यूक का है। उसने उस बंदे की बात पूरी सुनी नहीं और फोन को गिरा करना, उसने आओ देखा ना ताओ अपनी माँ के पास। वो भागता हुआ रोता हुआ चिल्ला रहा है माँ माँ। और स्टोरी सीन चेंज हो जाता है। पूरे शहर में मौसम बहुत खराब है, आंधी तूफान आ रहा है, स्थिति बहुत नाजुक है। पूरे शहर में हर तरफ हर कोने में आर्मी लगी हुई है। न्यूज पर दिखाया जाता है डेंजन का साइन मिला है सिटी के बीचों बीच में। इसी के साथ में मौसम बहुत खराब है। वहाँ अनाउंस हो रहा है कि सभी लोग इस जगह से दूर रहिए, ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। और इतने में भाई वहाँ पर टैक्सी से ड्यूक की एंट्री होती है। वो देखता है हॉस्पिटल से पहले काफी भीड़ लगी हुई है। ड्यूक ये सब देखकर कहता है ये सब क्या हो रहा है। और हमारा हीरो ड्यूक का स्किल्स कम्बैट फोकस एक्टिव हो जाता है। और ड्यूक काफी दूर से आर्मी वाला जो अनाउंस कर रहा है वो आराम से देख रहा है और सुन पा रहा है। उसका फोकस इतना बढ़ गया है कि उसे बहुत दूर खड़ी हुई बस के नंबर प्लेट भी दिख रहे हैं। तभी ड्यूक को कहीं से बात करने की आवाज सुनाई देती है। वो आपस में बात कर रहे हैं कि तुमने सुना है गवर्नमेंट सभी हंटर्स को पकड़ रही है। वहाँ दो आर्मी वाले बात कर रहे हैं। वो कहते हैं तुम्हारे हिसाब से 8 स्टार हंटर्स को बोल रहे हो। हाँ मैंने सुना है कि वो डेंजन में काफी हंटर्स है। और भाई ड्यूक की सुनने की क्षमता इतनी बढ़ गई है कि उसे काफी लोगों की आवाज सुनाई दे रही है। ड्यूक ने अपना सिर पकड़ लिया है। वो कहता है क्या ये वो स्किल के कारण है जो मैंने परचेज किए थे। चलो ये सब छोड़ो, मुझे कैसे भी करके हॉस्पिटल पहुंचना है। ड्यूक एक आर्मी मैन से रिक्वेस्ट करता है मेरे हॉस्पिटल में फैमिली है। आर्मी मैन कहता है नहीं हम नहीं जाने दे सकते, वहाँ डेंजन में एक भूलभुलैया है इसीलिए हम किसी को अलाउ नहीं कर सकते। ड्यूक कहता है भूलभुलैया। और भाई उसी पर कुछ अजीब हो जाता है। वहाँ पर जैसे कुछ फटने वाला है, सभी लोग भागने लगते हैं, सब दूर अफरा तफरी मच जाती है। वहाँ एक तूफान जैसा आता है जो सभी को उड़ा रहा है। ड्यूक दूर फेंका जाता है। वो बोलता है ये क्या हो रहा है, रुको वो क्या है। और भाई उसे वही डेंजन दिखाई देता है जो वो बनाकर आया था। वो चौंक जाता है, अरे ये तो वही डेंजन है जो मैंने बनाया था। और जब मैं उसे बनती हुई देख रहा था तो वो मुझे कितनी खूबसूरत लग रही थी, जब मुझे उस टाइम रियलाइज नहीं हुआ था। लेकिन अब ये क्या हो रहा है, ये अब डेंजन यहाँ क्यों आ रहा है। और तभी ड्यूक के पास एक आदमी स्ट्रगल कर रहा था। ड्यूक उससे पूछता है कि आप ठीक तो है ना मिस्टर। वो कहता है हमें यहाँ से तुरंत भागना होगा। और फिर अचानक ड्यूक और वो आदमी तूफान में घिर जाते हैं। वो उसमें उड़ रहे हैं। तभी एक आदमी कहीं से तो आती हुई चोट लग जाती है। वो आदमी वहीं मर जाता है। उसके शरीर के ऊपर बड़ी बड़ी टांगों वाला मॉन्स्टर ड्यूक के सामने है। फिर दिखाया जाता है कि वो तो लिजर्ड मैन है जो उस औरत ने बताया था। उस शहर में बहुत से लिजर्ड मैन ने अटैक कर दिया था। एक आर्मी मैन अपनी टीम को कहता है कि लिजर्ड मैन ने हम पर हमला कर दिया है, फायरिंग चालू करो। उधर से सभी लिजर्ड्स अटैक कर रहे हैं। वहीं ड्यूक एक गाड़ी के पीछे छुपकर बैठा हुआ है। वहाँ धड़ाधड़ गोलियां चल रही है। अचानक एक लिजर्ड ड्यूक के सामने आ गया है। वो ड्यूक पर अचानक अटैक कर देता है और सीधा अपने स्वॉर्ड को ड्यूक पर फेंक देता है। तभी ड्यूक का तुरंत कमबैक फोकस एक्टिव होता है। ड्यूक उस स्वॉर्ड को फोकस लगाकर देखता है। ड्यूक को वो स्वॉर्ड स्लो मोशन में आती हुई दिखती है। वो स्वॉर्ड ड्यूक की आंखों के पास आ जाती है। ड्यूक तुरंत अपने एक हाथ से उस स्वॉर्ड को पकड़कर वहीं रोक देता है। ड्यूक उस स्वॉर्ड को ध्यान से हाथ में लेकर देख रहा है। तभी उसको एहसास होता है कि उस स्वॉर्ड की धार तो बहुत तेज है। वो अचानक चिल्लाता है। वो कहता है अरे मैंने तेज धार वाली स्वॉर्ड को पकड़ लिया, मेरा हाथ कट गया। अच्छा गाइस यहाँ मैं बता दूं कि ड्यूक को अभी तक ये पता नहीं लगा है कि वो एक पावरफुल गॉड बन गया है। वो अपने आप को आम इंसान ही समझ रहा है। तभी अचानक एक और लिजर्ड अटैक करता है। वो भी अपने स्वॉर्ड को मारने ही वाला होता है। उधर से वो आदमी चिल्लाता है मिस्टर बचो और आंखें बंद कर लेता है। तभी ड्यूक का दिमाग खराब हो जाता है। वो अचानक खड़ा होता है और तेज भागता है। ये कहकर इनकी तो मैं हालत खराब कर दूंगा। और भाई ड्यूक उस लिजर्ड के साथ में उसे उठाकर भागता हुआ दूर फेंक देता है। ये सब देखकर एक आर्मी मैन अपनी टीम को कहता है रुको रुको अभी फायर मत करना, सामने शहर के नागरिक है। वो आर्मी मैन ड्यूक को देखकर कहता है ये कौन है, क्या ये हंटर है। हाँ लग तो ऐसा ही रहा है क्योंकि वो उस लिजर्ड के बीच अकेला ही खड़ा है। और भाई हमारा जो ड्यूक 3 लिजर्ड्स के बीच में खड़ा हुआ है। वो बिल्कुल एक हीरो की तरह पोस्ट में खड़ा हुआ है। अरे ये क्या, हमारा हीरो तो कह रहा है कि मैं जोश जोश में अंदर तो घुस गया लेकिन अब क्या करूं। और भाई लिजर्ड ड्यूक पर अटैक कर देता है। ड्यूक उसे आई एम सॉरी बोल रहा है। तभी कॉम्बैट फोकस फिर से एक्टिव हो जाता है। दोबारा ड्यूक को सभी चीजें स्लो मोशन में दिखाई देती है। ड्यूक को लिजर्ड मारने की कोशिश कर रहा है लेकिन ड्यूक उनके अटैक से बहुत आसानी से डॉज कर रहा है जैसे कि वो लिजर्ड के साथ खेल रहा हो। और फिर ड्यूक कहता है क्या बात है, ये क्या है, क्या ये वो स्किल का कमाल है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने दर्जनों कॉफी पी ली हो। मैं इनके मूवमेंट को क्लियरली देख पा रहा हूँ, इसका मतलब इनको मैं अपने गेयर में ले सकता हूँ। और भाई ड्यूक का टैलेंट ऑफ कॉम्बैट लेवल अप हो जाता है।
है। डियोक एक लिजार्ड को पंच देता है। वो पंच बिल्कुल फायर पंच होता है जिससे वो लिजार्ड हवा में उड़ता हुआ नजर आ रहा है। डियोक कहते हैं वाह क्या बात है, ये काम कर रहा है। फिर डियोक के सामने 2 लिजार्ड बचते हैं। उनको देखकर डियोक कहता है आओ अब तुम्हारा क्या होगा कालिया। ये भाई मैंने मन से जोड़ दिया है। वो दोनों लिजार्ड अटैक करते हैं। एक लिजार्ड डियोक को मारने की कोशिश करता है। डियोक खुद को नीचे झुका लेता है और मौका देखते ही वो अपनी लात से सीधा उस लिजार्ड के मुंह पर मार देता है। उसकी लात में इतना पावर रहता है कि वो लिजार्ड वहीं खत्म हो जाता है। अब तीसरा लिजार्ड मारने आता है। वो अपनी स्वेट को सड़क पर घिसता हुआ लाता है और जैसे ही डियोक को मारता है डियोक ऊपर हवा में उछलता है। लिजार्ड डियोक को ऊपर देखता है। डियोक सीधा अपनी लात से उस लिजार्ड को जमीन पर गाड़ देता है। वहाँ खड़े सभी आर्मी मैन ये देखकर हैरान है। वो कहते हैं वो देखो उस आदमी को, उसने अकेले ही इन लिजार्ड्स को मार गिराया। तभी पीछे से आवाज आती है। एक आदमी वहाँ आता है जो डियोक से कहता है अच्छा तुम वहाँ हो। वो पूछता है तुम किस गिल्ड से हो? वैसे तो तुम मुझे यहाँ नए लग रहे हो लेकिन तुमने इनकी धुलाई बहुत अच्छी की है। मेरा नाम नेमगंग डुअक है। मैं सन गोन गिल्ड से हूँ और मैं सभी को ट्रेनिंग देता हूँ। मुझे सब मास्टर कहते हैं। फिर वो डियोक से हाथ मिलाता हुआ कहता है कि वैसे तो गिल्ड का ये नियम होता है कि कोई भी मेंबर अकेला फाइट करना नहीं जा सकता। तो क्या तुम अकेले हो हंटर? डियोक कहता है हाँ अभी तो आप मुझे अकेले ही समझिए। डुअक डियोक से पूछता है कि हम लोग इस डेंजन में जा रहे हैं, देखते हैं कि अंदर क्या है, तो तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। डियोक कहता है वो डेंजन ठीक है मैं भी चलता हूँ। डियोक आगे बढ़ता है और सोचता है कि वैसे तो मैं भी अब इंसान नहीं हूँ। डेंजन में कंटिन्यू मॉन्स्टर निकल रहे हैं, हमें इन्हें रोकना होगा। डियोक फुल कॉन्फिडेंस में है। वो कहता है चलिए चलते हैं। सभी लोग डेंजन के अंदर जाते हैं। वहाँ काफी अंधेरा है। डियोक ने ये डेंजन देख रखा था तो सभी को रास्ता बता रहा है। भाई उधर डुअक ने अपना नाइफ निकाल के तैयार कर लिया है। उधर डियोक अपने आप को देखकर खुश हो रहा है। वो खुद से कहता है कि ये डेंजन के रास्ते मुझे सब याद हैं और हो क्यों ना मैं सैकड़ों बार इस डेंजन से अंदर बाहर हुआ हूँ। डियोक चलते चलते डुअक को रोकता है। वो कहता है रुको। डुअक पूछता है क्या हुआ है? डियोक कहता है यहाँ से मुझे लीड करने दो, सब लोग मेरे पीछे पीछे आओ। डुअक को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि सुनो एक तो तुम किसी गिल्ड से बिलोंग नहीं करते हो, ऊपर से हमें यहाँ लीड करोगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें ये बोलने की? डियोक कहता है कि देखो मैंने इसलिए बोला है क्योंकि अब यहाँ से आगे ट्रैप्स हैं जो कहाँ है आप लोगों को नहीं पता, इसीलिए मैंने ये बोला। डुअक कहता है अच्छा है तुमने हमारा ख्याल रखा लेकिन हमारी टीम ऑलरेडी सतर्क है, हमने हमारा रास्ता पहले से ही चुन लिया है। और फिर डियोक एक पत्थर उठाते हुए कहता है अच्छा तो फिर ये देखो। और डियोक वो पत्थर फेंकता है और वो पत्थर जैसे ही ट्रैप्स पर गिरता है खट खट करके उसके टुकड़े हो जाते हैं। सभी ये देखकर चौंक जाते हैं। डियोक कहता है कि अब मुझे यकीन है कि आपकी टीम ने इस रास्ते का मुआयना नहीं किया होगा, हमें भी इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। भाई डियोक ने बिना बोले डुअक को मस्त समझा दिया है कि भाई तू होगा मास्टर लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, आखिरकार जूनियर ही सही लेकिन अब गॉड तो बन ही गया हूँ। अच्छा गाइस अब डियोक को समझ आ गया है कि अब मैं भी आम इंसान नहीं रहा। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। डियोक सभी को उसी साइन को दिखाते हुए कहता है ये ट्रैप से डिकम्प्रेशन से ही एक्टिव होते हैं और इस ट्रैप से जो स्पेयर निकल रहे हैं ये इतने हल्के नहीं है, ये विशेष मटेरियल मिश्र धातु से बने हैं। यदि इस ट्रैप में कोई आ जाता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, चाहे फिर आपने कितना भी हेवी आर्मर क्यों ना पहना हो, आपकी जान तो जाना पक्का है। ये सिर्फ दिखने में बहुत सिंपल लग रहे हैं लेकिन वो बहुत खतरनाक और घातक है। भाई ये सब सुनकर डियोक से पूछता है कि इतना सारा सब कुछ वो भी इतना सारा डिटेल में तुमको कैसे पता? डियोक के पूछते से ही डियोक का दिमाग चलता है। वो सोचता है कि यदि मैं इनको बता दूं कि इस डेंजन में मैं कई बार सैकड़ों बार आया हूँ और इस डेंजन को बनाने में मेरा भी हाथ है तो भाई पक्का ये मुझे यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे। डियोक बात घुमाकर कहता है अरे यदि मैं ये बता दूंगा तो मेरा तो कोई वजूद ही नहीं रहेगा, ये तो मेरा सीक्रेट है, तुम ये कह सकते हो कि मेरा ये सीक्रेट ऑफ बिजनेस है। डियोक की बात पर आ जाता है। सभी लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तभी डियोक एक जगह रुककर कुछ देखता है। डियोक पूछता है कि क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? डियोक कहता है यहाँ से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि यहाँ से बहुत खतरा और बढ़ जाएगा। डियोक कहता है मेंबर्स सभी लोग सावधान रहें और सभी साथ में चलो, सभी लोग प्रिपेयर रहें, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और भाई सभी लोग उस बड़े डोर पर पहुंच जाते हैं जो उस लीडर ऑर्क ने बताया था कि ये हमारे बॉस का इलाका है। वो बॉस के इलाके में काफी रूम्स है जिसमें वो एक रूम के अंदर इंटर होते हैं। वहाँ काफी मखड़ियों की जाले हो रहे हैं। उसी बीच डुअक के एक मेंबर के पैरों में मकड़ी आ जाती है। वो उसको बड़ी बेरहमी से कुचल देता है और साथ ही में शुद्ध वाणी का उपयोग भी करता है। वो कहता है साला मेरे मकड़ी का कुचला हुआ शरीर मेरे पूरे पैर पर लग गया है। तभी दूसरा मेंबर कहता है हे तुमको क्या लगता है हम लोग यहाँ से जिंदा तो जा पाएंगे ना? ऐसा ना हो हम यहीं पे जलकर राख बन जाए। मेंबर उसको कहता है कि जब मास्टर एक बार समझा रहे थे तो क्या तुम उस टाइम पे सो रहे थे? उन्होंने बताया था ना कि इन मकड़ियों के जाले हर तरफ फैले हुए हैं और वो जाले एक नेटवर्क की तरह काम करते हैं। अब ये जाले एक दूसरे से अटैच रहते हैं तो हम यदि एक जाले को जलाएंगे तो सभी जाले खुद ब खुद जल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जैसे कि मास्टर ने बताया था इनको जला देना ही सबसे सरल और आसान सोल्यूशन है। और फिर वो दोनों डियोक के बारे में बात करते हैं कि क्यों तुमको क्या लगता है ये जो आदमी हमारे साथ है इससे हम लोग बिल्कुल अननोन है, हम इसके बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते, तो क्या इस पर विश्वास कर लेना चाहिए हमको या नहीं? क्योंकि हो सकता है कि उसने हमसे झूठ बोला हो कि मैं अकेला हूँ और शायद किसी गिल्ड के साथ हो और वो हमारे गिल्ड की जासूसी कर रहा हो, हमारे साथ रहकर इस डेंजन में हम लोगों को अटैक करने से रोक रहा हो। और भाई आगे खड़ा डियोक ये सब सुन रहा था। वो उन दोनों मेंबर को कहता है कि आप लोग टेंशन मत लो, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ। और फिर डियोक वहाँ से आगे बढ़ता है। वो उसी रूम में झांक कर देखता है जहाँ उसने वो मकड़ी वाले बॉक्सेस जमा कर रखे थे। वो रूम को देखकर डियोक कहता है कि ये वही रूम है जहाँ
जहाँ मैंने और के साथ मिलकर वो बॉक्सेस जमा करके रखे थे। अब उस रूम की हालत कैसी हो गई है, हर तरफ मकड़ी ही मकड़ी और उनके जाले हैं। लगता है ऑर्क ने जैसा कहा था कि इस रूम की हालत खराब हो जाएगी जब ये मकड़ियाँ पैदा होगी, लेकिन अब टेंशन की कोई बात नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे पता है कि ये मकड़ियाँ कहाँ छुपी होगी और उनको मारने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। और भाई डियोग अपने हाथ में लाइटर जलाकर कहता है कि मैं उन सबको जलाकर राख कर दूंगा। पीछे से डुअक के मेंबर बोलते हैं कि मकड़ियों ने अपने जाले सभी दूर बनाकर रखे हैं, तो चलो फटाफट इन सब जालों को जलाकर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और सभी लोग मकड़ियों के जाले को जलाने लग जाते हैं। इधर डियोग का कमबैक फोकस एक्टिव हो जाता है। जाला जलाते जलाते डियोग को जालों में लपटा हुआ कुछ नजर आता है, जैसे कि वहाँ कोई हो। वो पूछता है कोई है क्या वहाँ? उधर से आवाज आती है, मेरी मदद करो प्लीज। डियोग मेंबर के कंधे पर हाथ रखकर कहता है रुको, मुझे नहीं लगता कि इन जालों को हम लोग आग से जला पाएंगे, क्योंकि जालों में लपटा हुआ कोई तो है वहाँ। उधर डुओग अपने बाकी मेंबर्स टीम को समझा रहा है, अभी हमें पता लगा है कि डेंजर में हो सकता है कि काफी लोग जिंदा फंसे हो, तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी उनको बचाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात, हमें आगे बढ़ने से पहले एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी। भाई ये डुओग जब से आया है ना, जब से देख रहा हूँ, जब देखो जब प्लानिंग ही बनाता रहता है, इससे होता जाता कुछ नहीं है। सभी चीजें तो हमारा डियोग ही कर रहा है। डुओग कहता है हमें नहीं पता जो लोग जिंदा है वो किस स्थिति में है, और हो सकता है कि उनको किसी ने घेर कर रखा हो, तो हमें बड़े ही सतर्कता से आगे बढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि हम पर अचानक हमला हो जाए, तो हमें उन हमलों से भी बचना है। अच्छा गाइस, मुझे याद आया कि अभी तो इनको बड़ी आंखों वाला गोब्लिन मिला ही नहीं है, उसकी एंट्री तो बाकी है। यदि उसकी एंट्री होती है तो इनकी हालत खराब होने वाली है। और मैं बता दूं गाइस, ऐसे ही एंट्री यूट्यूब पर हमारे चैनल की हुई है, तो ये ध्यान में रखते हुए हमारे भाई का एक कमेंट आया है कि मानव कम्युनिटी में डर का माहौल है। भाई भाई बड़ा ही मस्त कमेंट किया उस भाई ने। उस भाई का नाम है शेडो मी, तो भाई ऐसे ही सपोर्ट बनाकर रखो। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की स्टोरी में। डुओग के टीम मेंबर बोलते हैं कि पता नहीं हमारा मास्टर क्या प्लान करता है, उसकी प्लानिंग हमारे दिमाग से बाहर है। और भाई फिर वो डियोग के बारे में कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये आदमी जो है ना, ये बिल्कुल सही जा रहा है। ऐसा लगता है इस आदमी ने ये डेंजर देखा हुआ है, तभी तो इसको मालूम है कि जीवित लोग कहाँ पर फंसे हुए हैं। मुझे लगता है हमें इस आदमी की कमांड फॉलो करना चाहिए। डियोग ये सब सुनकर थोड़ा इतराने की कोशिश करता है, ये आप सब क्या बोल रहे हैं कि मैं कमांड संभालूं? अरे मैंने ऐसे क्या कर दिया? और हाँ, सबसे बड़ी बात, इसके पहले मैंने कुछ किया नहीं ऐसा। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। और डियोग जाने लगता है। तभी अचानक ग्रुप में से एक लड़की की आवाज आती है। वो कहती है, एक मिनट रुकिए डियोग। भाई भाई, लड़की रोके और डियोग ना रुके, कैसे हो सकता है भाई? अच्छे अच्छे लोग रुक जाते हैं तो हमारा डियोग क्यों नहीं रुकेगा? वो कहते हैं ना, लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। डियोग रुककर पीछे देखता है। वो लड़की कहती है, आपकी मदद से ही हम लोग इस डेंजर में यहाँ तक पहुँच पाए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी बदौलत से ही हम लोग अभी तक सुरक्षित हैं, नहीं तो हम कब से उन मकड़ियों के जालों में या ट्रैप्स में फंस जाते हैं। तो हमारी सबकी ये रिक्वेस्ट है कि आगे का रास्ता भी आप ही बताएं, हमारा ग्रुप आपका कमांड से ही फॉलो करेगा। वो लड़की अपना हाथ आगे बढ़ाती है हाथ मिलाने के लिए। डियोग कुछ सोचता है कि क्या करूं, और स्माइल देता हुआ उस लड़की से हाथ मिलाकर बोलता है कि चलो सभी साथ में आगे बढ़ते हैं। लेकिन सच कहूँ तो इतने में लड़की कहती है, आप किसी भी बात की फिक्र मत करो, आप बस हमें इस डेंजर में जो लोग जीवित हैं उनकी लोकेशन बताते चलो, बाकी सब काम हमारी सपोर्ट टीम संभाल लेगी, और टीम की मदद से सभी लोगों को जीवित निकालना काफी आसान हो जाएगा। भाई मुझे ऐसा फील क्यों आ रहा है कि मास्टर डुओग की कुर्सी थोड़ी खतरे में है? चलो आगे पता लगेगा। डियोग लड़की से कहता है, बिल्कुल हम लोग सभी को बचा लेंगे और ये काफी आसान होने वाला है। लड़की कहती है, हाँ बिल्कुल। तभी डियोग कहता है कि अब आप मेरा हाथ छोड़ सकते हैं। यार डियोग, लड़की ने तेरा हाथ थामा है भाई, और तू छुड़ाने की बात कर रहा है। भाई लड़की ने जब डियोग से हाथ मिलाया था तो उसको जो है डियोग के हाथ काफी सॉफ्ट लग रहे थे, तो वो लड़की हाथ छोड़कर पूछती है, क्यों आपने कभी वेपन का यूज नहीं किया? डियोग कहता है, हाँ इसके पहले मैंने कभी भी वेपन का यूज नहीं किया। लड़की कहती है, हाँ मुझे लगा ही था। और फिर भाई लड़की जाने लगती है और कहती है, वैसे मेरे हिसाब से 2 स्वॉर्ड हाथ में रखना सही रहेगा, चलो फिर बढ़ते हैं आगे। और फिर वो लड़की फिर से जाकर ग्रुप के साथ हो जाती है। इधर डियोग सोचता है कि इतनी सारी बातें की और उसने और मैंने इतना सब कुछ एक दूसरे को समझाया, एक तरह से देखा जाए तो उसकी और मेरी दोस्ती हो गई है, लेकिन मैंने उसका नाम तो पूछा ही नहीं और ना ही उसने अपना नाम बताया, और अब वो ग्रुप में शामिल हो गई है। सभी ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली है। उस लड़की को पहचानना अब बहुत मुश्किल है, वो तो ऐसा लग रही जैसे गायब हो गई है। सभी लोग आगे बढ़ते हैं। वो लोग एक रूम में हैं, उनके ऊपर काफी मकड़ी के जाले हैं। टीम के मेंबर्स ने मसाल हाथ में लेकर रखी है। टीम का एक मेंबर को डर लग रहा है। वो कहता है कि यहाँ कुछ ज्यादा ही शांति नहीं लग रही है। वो कहता है, अपने आप को शांत रखो और अपना फोकस बिल्कुल भी भटकने मत दो, सतर्क रहो। और तभी डियोग की नजर ऊपर जाती है। वो जैसे ही ध्यान से ऊपर देखता है, अचानक चिल्लाता है, सभी लोग ध्यान रखो, सभी ऊपर देखो। सभी लोग घबरा जाते हैं। जब सब ऊपर देखते हैं तो उनको एक बहुत बड़ी मकड़ी नजर आती है, जैसे कि वो सभी मकड़ियों की बॉस हो। सभी कहते हैं, ये इतना बड़ा क्या है? तभी वो मकड़ी एक मेंबर पर अपने बड़े बड़े पैरों से अटैक कर देती है। मेंबर चिल्लाता है, अरे कोई मेरी मदद करो। वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग एक्शन में खड़े हैं। उधर डुओग अपना सिक्कल लेकर खड़ा है। सभी लोग मकड़ी को मारने की कोशिश करने में लगे हैं। उसी टाइम डुओग सबको मोटिवेशन देने के लिए चिल्लाता है, कोई भी परेशान मत होना, धैर्य रखकर फाइट करना और सभी लोग प्लानिंग के हिसाब से चलेंगे। उधर मकड़ी अपने फुल फॉर्म में है। डुओग सबको कहता है कि एक डिफेंस स्ट्रक्चर बना लो ताकि मकड़ी का वेनम हम पर ना गिरे, और हाँ वेनम से सभी लोग बचकर रहना। और उधर भाई हमारे डियोग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वो सभी सपोर्ट टीम से कहता है कि सपोर्ट टीम सभी मेरे
पीछे आओ। डियोक और उसकी टीम उसको फॉलो कर रही है। डियोक सभी को एक पतले और अंधेरे रास्ते से ले जा रहा है। डियोक सबसे आगे रहकर अपना कम्बैक फोकस को यूज करते हुए आगे बढ़ रहा है और फिर अचानक डियोक एक जगह रुक जाता है। वो कहता है हमने सर्वाइवर्स को ढूंढ लिया है। सभी सर्वाइवर्स मकड़ी की जाल में लपेटे हुए हैं। वहाँ काफी लोग मकड़ी की जाल में लटके हुए हैं। तभी डियोक की सपोर्ट टीम सभी सर्वाइवर को मकड़ी के जालों को नाइफ से काट काट कर बाहर निकाल रही है। एक मेंबर सर्वाइवर से पूछता है आप ठीक तो है ना, हिम्मत बनाए रखिए। और वहाँ सबसे बुरा ये होता है कि वो बॉस मकड़ी वहाँ पर आ जाती है। तभी मेंबर्स बोलते हैं कि मास्टर इस मकड़ी को संभाल नहीं पाए क्या, या उन्होंने जानबूझकर इसको छोड़ दिया ताकि वो यहाँ आ जाए। उधर डियोक ने अपने कंधे पर एक घायल मेंबर को रख रखा है। वो पीछे पलटकर सबको कहता है सभी मेरे पीछे पीछे आओ, मुझे एक सेफ प्लेस पता है। ये देखकर डियोक को शक की नजर से देखता है। वो मन ही मन में कहता है कि मुझे लगा था इस हंटर में कुछ तो गड़बड़ है, शुरू से इस पर मुझे डाउट है। और भाई मास्टर अपने सिक्कल से उस मकड़ी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। मकड़ी का वेनम सब दूर उड़ जाता है और वो मकड़ी वहीं पे खत्म हो जाती है। डियोक दोबारा डियोक को तिरछी निगाहों से देखता है और कहता है कि डियोक को इस डेंजर के बारे में काफी कुछ पता है। इसको कैसे पता कि सेफ प्लेस कहाँ है, इसको डेंजर के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में पता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको सर्वाइवर्स कहाँ फंसे हुए हैं इतनी जल्दी इसने कैसे पता लगा लिया। मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना है और न ही इसको कभी देखा है। मुझे पता करना होगा कि ये कौन है। भाई लोग डियोक को डियोक पर शक होने लग गया है। उसको समझ आ रहा है कि इस डेंजर में डियोक का कुछ न कुछ तो तालमेल है। उधर डियोक अपने में ही मस्त है। वो सभी सपोर्ट टीम को कहता है कि इस साइड में भी आओ, इधर भी कुछ सर्वाइवर्स फंसे हुए हैं। टीम का एक मेंबर भी कुछ लोगों को कह रहा है कि कुछ घायल लोग इधर भी हैं, सभी सर्वाइवर्स को डेंजर से बाहर निकाले। तभी एक मेंबर गिल्ड मास्टर को रिपोर्ट देता है। वो कहता है कि गिल्ड मास्टर हमने सभी सर्वाइवर्स को सेफली बचा लिया है। हालांकि हम लोग थोड़े बहुत इंजर्ड हुए हैं लेकिन वो बहुत कम है, जल्दी ठीक हो जाएंगे। गिल्ड मास्टर कहता है कि हम लोगों ने काफी अच्छा स्टार्ट किया था और हम लोग इसी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। आप सभी लोग इसी फ्लो को बनाकर रखो। जो लोग अभी फाइट कर सकते हैं वो हमारे साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो लोग काफी इंजर्ड हुए हैं उनको बोल दो कि वो लोग यहाँ पर आराम कर सकते हैं। ये सुनकर वो मेंबर चला जाता है। गिल्ड मास्टर डियोक की तरफ देखकर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। डियोक पूछता है कि आप मेरे से बात करना चाहते हैं। गिल्ड मास्टर कहता है हाँ, मुझे बताओ कि तुमने क्या किया, मुझे रिपोर्ट दो। उधर ये सुनकर एक मेंबर को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगा कि गिल्ड मास्टर डियोक से कोई रिपोर्ट मांगे। डियोक आगे बढ़ते हुए दिखाकर कहता है हम लोगों ने टोटल 10 लोगों को बचाया है। उन 10 लोगों में से 2 पुलिस ऑफिसर भी थे, बाकी सभी लोग हंटर्स थे जिनको हम लोगों ने सेफली बचा लिया है। उनमें से हमारा सपोर्ट टीम का मेंबर भी शामिल है। गिल्ड मास्टर हंसते हुए कहता है वो तो अच्छा है कि तुम हमारे साथ हो, नहीं तो अगर तुम नहीं होते तो शायद इन लोगों को हम जला ही देते। डियोक कहता है अरे कोई बात नहीं। फिर गिल्ड मास्टर बोलता है लेकिन तुम्हारी तो बढ़ाई करनी पड़ेगी, क्या हुनर है तुम्हारे पास में, फटाफट सभी को बता दी कि कौन कहाँ फंसा है और कौन सी जगह में खतरा है और कौन सी जगह सेफ है। मुझे तो ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इस डेंजर को तुमने ही बनाया है। डियोक कहता है अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप तो ऐसा कह रहे हो जैसे कि मैं कोई भगवान हूँ जिसने इस डेंजर को बनाया है। गिल्ड मास्टर बात को पलट कर कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था। भाई मुझे ये लगा था कि डियोक मस्ती मजाक में बता देगा कि मैं कौन हूँ और मेरा हाथ है इस डेंजर को बनाने में। और ये गिल्ड मास्टर बड़ा चतरा नहीं बन रहा था भाई कि मजाक मजाक में ही डियोक से पूछ लेगा कि तू कौन है भाई। लेकिन अपना डियोक भी कम नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। डियोक कहता है कि अब हमें क्या आगे बढ़ना चाहिए सभी मेंबर्स को साथ में लेकर। गिल्ड मास्टर कहता है हाँ बिल्कुल। डियोक मन ही मन में सोचता है कि भाई बच गया, मुझे लगा था पकड़ा जाऊंगा लेकिन फिलहाल तो बच गया। और सभी लोग आगे बढ़ते हैं। वो लोग एक डोर के पास पहुंचते हैं, वहाँ सभी रुक जाते हैं। उस डोर पर प्राचीन कलाकृति बनी हुई है। उसको देखकर एक मेंबर पूछता है ये क्या है, क्या ये कोई प्राचीन इंका की कोई सभ्यता है। डियोक कहता है नहीं, ये गोब्लिन की सभ्यता है, उन्हीं के द्वारा ये कलाकृति बनाई गई है। टीम का मेंबर कहता है इसका क्या मतलब है, क्या हमारी दोबारा फाइट कोई बॉस से होने वाली है। ये सुनकर पास में खड़ा एक मेंबर कहता है अरे नहीं यार ये तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है यार। तभी डियोक कोई सोच में डूब जाता है। वो सोचता है कि गोब्लिन्स घात लगाकर अटैक करते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इनसे कैसे बचा जाए। मुझे कोई भी तरीका सूझ नहीं रहा, लेकिन हाँ एक तरीका है, मुझे मेरे कम्पैक्ट फोकस को एक्टिव करके अंदर जाना होगा और फिर ये थोड़ा आसान हो जाएगा उनको रिकॉग्नाइज करना। फिर डियोक सभी को कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ लेकिन अंदर मुझे सिर्फ अकेले ही जाना होगा। और तभी एक मेंबर डियोक को रोकता हुआ कहता है कि 1 मिनट रुको, तुम अपने आप को क्या समझते हो, गिल्ड मास्टर ने तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, तुम तो अपने आप को हीरो समझने लग गए हो। मुझे लग रहा है कि तुम ज्यादा घमंडी हो गए हो। लेकिन मेरी बात सुनो, तुमको क्या लगता है जब हमने इतनी बड़ी मकड़ी को डिफीट कर दिया तो क्या इन गॉब्लिन्स का सामना नहीं कर पाएंगे। तुम टेंशन मत लो, हम सब संभाल लेंगे, यदि तुमको डर लगे तो हमको बताना। उधर से गिल्ड मास्टर भी कहते हैं हाँ मेरा मन भी तुमको अकेला भेजने का नहीं हो रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा तुमको अकेला भेजना। डियोक कहता है ठीक है, फिर यदि आप सबको ऐसा लगता है तो फिर आप सभी लोग अंदर चलिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आप सबको मेरे प्लान के हिसाब से चलना होगा क्योंकि अंदर काफी खतरा है। गिल्ड मास्टर कहता है ठीक है, यदि तुमने कुछ प्लान बनाकर रखा है तो हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे। उधर ये सब सुनकर वो मेंबर खुश हो जाता है जो डियोक को रोक रहा था। वो कहता है कि मेरे पास में सिर्फ यही मौका था गिल्ड मास्टर की नजरों में हीरो बनने का, लेकिन इस बेवकूफ डियोक की वजह से मैंने मेरा मौका भी खो दिया। ऐसे में मेरी इमेज नहीं खत्म होने दूंगा। चलो अब चलते हैं। फिर सभी लोग आगे बढ़ते हैं। वो लोग एक बड़े कॉरिडोर के पास पहुंचते हैं, वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। ये सब देखकर एक मेंबर कहता है कौन है यहाँ, कोई नहीं, आप सभी लोग ऐसे ही डर रहे थे, ये कॉरिडोर तो पूरा खाली है। डियोक मुंह पर उंगली रखकर उस मेंबर को कहता है चुप रहो, अपनी आवाज जरा नीचे रखो, मैंने कुछ सेंस किया है, मुझे लगता है यहाँ कहीं कोई छुपा हुआ है। सभी मेंबर्स डियोक के ऊपर हंसते हैं। एक मेंबर कहता है इसकी सुन लो, यहाँ
यहाँ कोई नहीं दिख रहा है और ये कह रहा है कि यहाँ चुप रहो। ये तो ऐसा कह रहा है जैसे यहाँ कोई बहुत बड़ा कॉकरोच हो। पीछे से एक और मेंबर कहता है तुम टेंशन मत लो डियोक, यदि यहाँ गोब्लिन दिखता है तुमको या हमको तो तुम हमारे साथ में ही रहना, हम तुमको प्रोटेक्ट करेंगे। और सभी हंसने लग जाते हैं और भाई इन लोगों की हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अचानक वहाँ सारी लाइट बंद हो जाती है, वहाँ कुछ नजर नहीं आता। सभी मेंबर घबरा जाते हैं, अरे ये क्या हुआ, जल्दी से अपनी अपनी फ्लैश लाइट चालू करो। तभी डियोक कहता है रुको, बिल्कुल भी अपनी फ्लैश लाइट मत चालू करना। एक मेंबर ये सुनकर कहता है कि ये कैसी बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो, अगर हमको फाइट करना पड़ेगी तो हम बिना लाइट के कैसे देख पाएंगे, तुम कैसे हंटर हो, तुम खुद को हंटर कहना बंद कर दो, क्योंकि तुम हंटर होकर गोब्लिन से इतना कैसे डर सकते हो। चलो तुम एक काम करो, तुम ना यहाँ से वापस चले जाओ। और भाई वो डियोक की बात नहीं मानता है, वो अपनी फ्लैश लाइट चालू कर देता है। डियोक चिल्लाता है सभी लोग नीचे बैठ जाओ, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। वो लोग कहते हैं क्या बोल रहा है यार। और फिर वो मेंबर अपनी फ्लैश लाइट लेकर आगे बढ़ता है और कहता है यहाँ कोई नहीं है, हम लोग ऐसे ही डर रहे थे। पीछे से एक मेंबर कहता है तो फिर चलो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो मेंबर कहता है एक्चुअली भाई वो कुछ कह ही नहीं पाता है, क्योंकि उसके साथ में जो होता है ना वो देखकर सभी लोग वहाँ पर डर जाते हैं। जो मेंबर अभी तक बहुत हीरो बन रहा था वो आगे बढ़ता है और जैसे ही आगे बढ़ता है शाई शाई करते हुए 4 से 5 तीर वहाँ आते हैं और सीधे उसके सीने में लगते हैं। फिर वो थोड़ा सा टीम के उधर देखता है, लेकिन फिर अचानक 20 से 25 तीर उसके पूरे शरीर को भून देते हैं। उसका पूरा शरीर खून से लहलुहान हो जाता है और उसके हाथ से फ्लैश लाइट गिरती है और वो खुद भी मौत के घाट उतर जाता है। सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं, सभी एक दूसरे से पूछ रहे हैं ये क्या हुआ, ये कहाँ से आए थे, क्या किसी ने कुछ देखा। उधर से डुअक जोर से चिल्लाता है कोई भी अपनी जगह से नहीं लेगा। तभी डुअक डियोक से पूछता है कि क्या यही कारण था जो तुमने कहा था कि फ्लैश लाइट नहीं चालू करना है। डियोक कहता है हाँ, वो इसलिए बोला था क्योंकि वो लोगों को जिधर लाइट दिखती है उधर वो लोग अटैक कर देते हैं। गिल्ड मास्टर पूछता है कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जब हम लोग अंदर इंटर हो रहे थे और हम लोग इतना शोर कर रहे थे तब इन्होंने अटैक नहीं किया। डियोक कहता है वो हमारे साथ में खेल खेल रहे थे, वो लोग अंदर में डरे हुए लोगों को देखकर एंजॉय करते हैं। गिल्ड मास्टर डियोक से पूछते हैं कि फिर तो हम लोग इनसे फाइट कैसे करेंगे, यदि हम लोग हमारी फ्लैश लाइट नहीं जलाते तो हम लोग इनको देख ही नहीं पाएंगे और ये लोग तो हम पर अटैक पे अटैक करते रहेंगे। मेरे हिसाब से तो हमें फ्लैश लाइट जला देनी चाहिए, फिर जो होगा देखा जाएगा। डियोक कहता है नहीं, मेरे पास में एक और सोल्यूशन है, हमको इन्हें फील करके और ध्यान से देखकर फाइट करनी होगी। डियोक पूछता है ये कैसे पॉसिबल होगा। डियोक कहता है वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो। और भाई डियोक एक हीरो की तरह अपने हाथ को अपर की जेब में रखकर आगे बढ़ता है। वो बिल्कुल बिना डरे आगे बढ़ रहा है। वो सभी को समझाते हुए कहता है कि मुझे पता है आप सभी लोग घबराए हुए हैं क्योंकि आप लोगों को कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब आप लोग टेंशन मत लो, मेरे से जो बन पाएगा मैं वो करूंगा। सबसे बड़ी बात यह है जब तक मैं ना बोलूं तब तक आप लोग बिल्कुल भी हिलना डुलना मत और ना ही कोई आवाज करना। डियोक फिर से कॉन्सेंट्रेट करता है और अपना कमबैक फोकस को एक्टिव करने की कोशिश कर रहा है। और भाई तभी हमारे डियोक का कमबैक फोकस एक्टिव हो जाता है। डियोक अपनी आंखें बंद करके भी उन गॉब्लिन्स को फील कर पा रहा है कि वो कहाँ छुपे हुए हैं और वो अपनी आंखें खोलता है। वहाँ बहुत खतरनाक फाइट की आवाज आ रही है। डियोक अपनी आंखें बड़ी कर करके कुछ देखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ सिर्फ आवाजें आ रही है, कौन किसको मार रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। धूम धाम धूम बस ये सुनाई दे रहा है। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। डियोक की आवाज आती है, वो कहता है आप लोग सभी लाइट चालू कर सकते हैं। और जैसे ही लाइट चालू होती है तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। डियोक ने अपने कमबैक फोकस का यूज करके गोब्लिन्स को ढूंढ कर बाहर निकाल कर मारा है। एक गोब्लिन को डियोक ने एक हाथ से उठाकर रखा है। वो बहुत कोशिश कर रहा है खुद को छुड़ाने की, लेकिन छुड़ा नहीं पा रहा है। थोड़ी देर बाद डियोक उसकी गर्दन दबाकर उसको स्वर्ग जाने का मौका देता है। सभी लोग वहाँ बहुत हैरान है। वो कहते हैं ये आदमी कौन है, इसके अंदर ऐसा कौन सा टैलेंट छुपा हुआ है, इसने कौन सी ट्रिक यूज की है। उधर वो एक मेंबर जो अपने आप को हीरो दिखाने की कोशिश कर रहा था वो कहता है कि यदि मुझे थोड़ा सा और टाइम मिल जाता तो मैं इस स्थिति को संभाल लेता। ये आदमी मेरा रास्ता रोक रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा इस आदमी का मैं क्या करूँ। डियोक ये सब देखकर बहुत खुश है। वो कहता है कि मैंने मेरी लाइफ में बहुत से हंटर देखे हैं लेकिन तुम्हारा जैसा हंटर कभी नहीं देखा। डियोक कहता है अरे मतलब मैं बहुत लकी हूँ, चलो अब आगे बढ़ते हैं। डियोक मन ही मन में कह रहा है मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऐसे भी कैसे फाइट कर सकता हूँ, तो इन्हें क्या बताऊँ कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। और भाई फाइनली वो लोग सब कुछ खत्म करके उस बॉस के रूम के सामने आ जाते हैं। अच्छा गाइस अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यहाँ दो नाम करीब करीब एक जैसे लग रहे हैं, डुअक और डियोक। तो अब मैं तुम लोगों को बता दूं कि अब मैं जो है डियोक को डेम बोलूंगा क्योंकि उसका जो पूरा नाम है ना वो डेम डियोक ही है, ताकि आप लोगों को सुनने में कंफ्यूजन ना हो। और भाई कभी कभी भाई मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैंने किसके बारे में क्या बोल दिया। तो अब हम रखते हैं हमारे हीरो का नाम डेम और गिल्ड मास्टर का नाम डुअक। तो डुअक उस बॉस के गेट को देखकर पूछता है कि क्या इस डोर के पीछे इस डेंजन का बॉस है। वो डोर काफी बड़ा है। डेम उस बड़े से डोर को ओपन करता है, साथ में डुअक भी है। वो दोनों डोर के अंदर जाते हैं। डुअक कहता है मेरी साइड से तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है, क्या कोई कहीं छुपा हुआ है। डेम थोड़ा घबराता हुआ कहता है वो कहीं नहीं है, हमारे सामने है, देखो भाई वहाँ इस डेंजन का बॉस सीढ़ियों के ऊपर अपने राज गद्दे पर बैठा हुआ है। उसके आसपास मसाल जल रही है। वो एक भयानक दिखने वाला जो ना तो पूरा इंसान और ना ही पूरा जानवर दिखता है, वो है माइनोटोर। भाई लोग यदि हम लोग माइनोटोर की बात करें तो ये वो राक्षस होते हैं जिनका सिर और चेहरा बेल का होता है और शरीर इंसान का। इनको कैनिबल भी कहा जाता है, मतलब कि नरभक्षी। सभी उसको देखकर डरते हैं। डेम कहता है ये है इस डेंजन का बॉस द माइनोटोर। उधर ये देखकर डुअक कहता है जैसा कि मैंने सोचा था ये वही है।
और फिर डुअक डेम को कहता है कि जिस हिसाब से ये शांत बैठा है और इसकी पोजीशन है, मुझे लगता नहीं है कि ये अचानक अटैक करने वाला है। हमारे पास में प्लानिंग करने के लिए काफी टाइम है, तो प्लानिंग में हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसको कैसे फेस करना है और तब तक हम लोग ये जगह को भी सर्च कर सकते हैं। इसी बीच डेम को एक मैसेज शो होता है, उसमें लिखा है कि माइनोटॉर का ह्यूमन सैक्रिफाइस एक्टिव हो गया है, अब आपको 5 लोगों को बलि देने के लिए सिलेक्ट करना होगा। डेम वो मैसेज देखकर चौंक जाता है, वो कहता है कि ह्यूमन सैक्रिफाइस कैंडिडेट, इन सब का मतलब क्या है। फिर डेम डुअक को देखता है, डुअक अपनी टीम को समझा रहा है कि कैसे डिफीट करना है माइनोटॉर को। हमारी टीम को 2 ग्रुप में डिवाइड करना होगा। इधर डेम कहता है, लगता है ये मैसेज सिर्फ मुझे ही दिख रहा है, मुझे लगता है ये स्किल का कोई स्पेशल फीचर है, इस वजह से मुझे ही हिंट दे रहा है ताकि हम लोग सेफ रहें, लेकिन मुझे ये इन्फॉर्मेशन डुअक को बताना चाहिए और ये सही भी रहेगा। डेम डुअक को बीच में जाकर टोकता है, वो कहता है 1 मिनट, मेरे पास में एक प्रपोजल है। डुअक कहता है ठीक है, तुम्हारा प्लान भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इस मीटिंग के बाद। डेम फिर से कहता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि मेरे पास में इन्फॉर्मेशन हो इस डेंजन से रिलेटेड, इसका कोई सोल्यूशन हो। डुअक कहता है, क्या बात कर रहे हो, सोल्यूशन पक्का ना। फिर डुअक और डेम एक तरफ जाकर कुछ बात करते हैं। इधर वो मेंबर फिर से गुस्सा हो जाता है, वो कहता है डेम फिर से कुछ प्लान कर रहा है और सारा क्रेडिट लेना चाहता है, लेकिन इस टाइम में ये नहीं होने दूंगा। और वो मेंबर गुस्से में उस माइनोटॉर को मारने चला जाता है, ये कहते हुए कि जो लोग डरपोक होते हैं ना, उनको प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे जैसे इंसान को तो बिल्कुल भी नहीं, तो मैं अब इनके हिसाब से नहीं चलने वाला। और वो मेंबर अपना क्रॉसबो से उस माइनोटॉर को निशाना बनाता है और कहता है कि एक बार इनको मेरा एम दिखा दूं, उसके बाद इनको पता लगेगा कि मेरे अंदर कितना टैलेंट है, बस एक बार एम करके मारने की जरूरत है, फिर तो मेरा प्रमोशन पक्का है और मेरी इमेज ग्रैंड मास्टर के सामने एक हीरो की तरह रहेगी। लेकिन थोड़ा और आगे जाता हूँ, नहीं एक कदम और बस। ये सब कुछ दूर से डेम ने देख लिया था, वो जोर से चिल्लाता है, रुको। मेंबर कहता है, ये फिर से मेरे रास्ते में आ रहा है कि मुझे पता है सारा क्रेडिट तुम लेना चाहते हो, इस बार मैं ये नहीं होने दूंगा, ये बॉस को मैं ही मारूंगा। और वो मेंबर एम करके सीधा माइनोटॉर को मार देता है। और तभी उधर डेम को फिर से एक मैसेज शो होता है कि आपने बॉस के रूम की बाउंड्री को पार कर लिया है, अब बॉस एक्टिव होकर अपने हिसाब से शिकारी को चुनेगा। और तभी वहाँ अचानक कुछ होने लगता है, ऊपर और आसपास से कुछ होने लगता है, वहाँ एक ब्लू एनर्जी निकलती है, डेम भागने लगता है, वो मेंबर वहाँ घबरा रहा है, वो जोर जोर से चिल्लाता है, मुझे बचाओ, कोई मेरी हेल्प करो। वो मेंबर एक मैजिक बैरियर के अंदर फंस जाता है, वो गिल्ड मास्टर को आवाज देता है। गिल्ड मास्टर बहुत गुस्सा करके उसको कहते हैं, इडियट, तुमको पता भी है तुमने क्या किया है। उधर से डेम कहता है कि अभी टाइम नहीं है बहस करने का कि क्या सही है और क्या गलत। वहाँ दिखाया जाता है कि बॉस माइनोटॉर एक्टिव हो चुका है, वो सब उसके सामने है। माइनोटॉर सबको गुस्से से देखता है, वो माइनोटॉर इतना खतरनाक गुस्से में दहाड़ मारता है कि वहाँ सबको कान बंद करना पड़ते हैं। उधर वो मेंबर बहुत डर रहा है, वो मैजिक बैरियर में फंसा हुआ है, उसके ऊपर और आसपास बैरियर की दीवार है। वो कहता है, अरे मुझे यहाँ से कोई बाहर निकालो। उसी टाइम माइनोटॉर डुअक पर अटैक कर देता है, वो अपने बड़े बड़े हाथों से जिसमें नुकीले नाखून है, डुअक को उनसे झपेटा मारता है। डुअक उसको डॉज करके पीछे होता है, डुअक एक्शन मोड में आ जाता है, वो सबको कहता है कि कोई भी पैनिक मत करना। और डुअक अपने दोनों हाथों में सिक्के लेते हुए आगे बढ़ता है और साथ ही साथ कहता है कि हम लोगों को प्लानिंग के हिसाब से ही चलना है, हमारे पास जितने मेंबर है उनके साथ ही आगे बढ़ना है, मैं इस बॉस का ध्यान भटकाता हूँ, जब तक तुम लोग इसको मारने का प्लान बना लो। डुअक और माइनोटॉर आमने सामने हैं, माइनोटॉर के आगे डुअक बहुत छोटा नजर आ रहा है। माइनोटॉर अपना एक सीधा डुअक को मारता है, डुअक उस अटैक को भी डॉज कर देता है, लेकिन माइनोटॉर का अटैक इतना दमदार था कि जमीन पर होल बन जाता है। डुअक अपने सिक्कर से माइनोटॉर पर अटैक करता है, माइनोटॉर उस अटैक से पीछे हो जाता है। ये सब देखकर डुअक के टीम मेंबर बहुत खुश होते हैं, वो आपस में बात करते हैं कि देखा हमारे कैप्टन को क्या अटैक किया है, हमको जैसी उम्मीद थी। दूसरा मेंबर कहता है कि जिस हिसाब से अटैक की आवाज आई थी, मुझे नहीं लगता कि कैप्टन को हमारी जरूरत पड़ेगी। उधर डेम भी ये देखकर कहता है, क्या बात है गिल्ड मास्टर, आप तो बिल्कुल अलग ही लेवल पर हो। डुअक ने जैसे ही इस माइनोटॉर पर अपने सिक्कल से मारा, एक साउंड आया। डुअक कहता है कि ये क्या मजाक है, मैंने जैसे इसको मारा मुझे ऐसा फील हुआ कि उसका स्टील का आर्मर है, क्योंकि स्किन पर तो ऐसी आवाज नहीं आती। इतने में माइनोटॉर ने फिर से अटैक किया और इतने में इधर से डेम डुअक को कहता है, ध्यान से बचो। लेकिन माइनोटॉर का एक्स डुअक के कंधे पर मारता हुआ निकल जाता है, उस वजह से डुअक के कंधे पर घाव हो जाता है। डुअक सोचता है कि यदि मैं ध्यान नहीं दूंगा तो एक मामूली हमला भी मेरी जान ले सकता है। और फिर डुअक की टीम माइनोटॉर को सभी दूर से घेर लेती है। डुअक कहता है, मेरी टीम ने तुझे हर तरफ से घेर लिया है। डुअक सबको कहता है, इसके सिर्फ डायरेक्ट अटैक से बचना है और हमें इसकी कमजोरी ढूंढना है। उधर डुअक डेम को देखकर कहता है कि हमारे पास में एक अच्छा अनुभवी व्यक्ति है जो इस डेंजन में जितने भी एनिमी हैं उनसे निपटने के लिए, तो मेरे हिसाब से अब डेम को आगे करना चाहिए। और भाई अब बारी आती है हमारे हीरो डेम की। इस बार डेम और माइनोटॉर आमने सामने है। डेम माइनोटॉर को देखकर कहता है, ये तो उन मेंबर को मारने भी नहीं दौड़ता और उसको जरूरत भी नहीं है। और फिर माइनोटॉर एक पावर जनरेट करता है और जैसे ही पावर जनरेट हो जाता है, डेम देखकर हैरान हो जाता है, वो कहता है, अरे ये तो थॉर्स पावर है। उधर से डुअक दौड़ता हुआ कहता है कि उसको रोको, वो पावर बढ़ा रहा है। और डुअक छलांग लगाता हुआ माइनोटॉर को अपने एक से मारना जाता है। उधर से डेम चिल्लाता है, नहीं डुअक, वहाँ बहुत खतरा है, वो बहुत डेंजर है तुम्हारे लिए। लेकिन डुअक मारता है और भाई उस पावर से डुअक बहुत खतरनाक झटका खा लेता है। वो अपने आप को कह रहा है कि ये मेरा डिसीजन गलत था। इतने में डेम भागता हुआ माइनोटॉर को एक लात मारता है, लेकिन माइनोटॉर का सिर्फ मुंह घूमता है और फिर लाल आंखों से बहुत गुस्से से देखता है। इधर डेम कहता है, शिट, मैंने बहुत ज्यादा लेट कर दिया। और भाई
माइनेटर सबको अपने पावर से अटैक करके नीचे गिरा देता है। उधर वो मेंबर मैजिक बैरियर में फंसा हुआ है। ये सब देखकर कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, हमारे कैप्टन डाउन हो गए। सभी मेंबर उस मेंबर को निकालने का प्लान कर रहे हैं। एक मेंबर कहता है कि मैजिक बैरियर में अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। दूसरा मेंबर कहता है कि मैंने तो ये बैरियर पहली बार देखी है, इसके पहले ऐसा कुछ मैंने ना सुना है ना देखा है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें बैकअप लाना चाहिए। दूसरा मेंबर कहता है अरे लेकिन कैसे लाएं? तुमने देखा नहीं माइनेटर ने हमारे कैप्टन को कैसे गिरा दिया? वहाँ जाना मतलब मौत को बुलावा देना है। अंदर से मेंबर कहता है कि शिट, मैंने इतनी कोशिश की पर इस दीवार पर जरा सी भी खरोच नहीं आई। उधर डेम जमीन पर गिरा पड़ा है, वो घायल है। वो सोचता है कि मैंने एक सड़ी सी जिंदगी जी है और फिर एक उम्मीद सी जगी थी कि मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जीऊंगा, लेकिन मुझे लगता है मेरे यहाँ लाइफ का द एंड हो जाता है। लेकिन फिर तभी डेम की उंगलियां कुछ छूती है। डेम कहता है मैंने अभी तक इसका यूज नहीं किया और भाई हमारे हीरो के हाथ में स्वॉर्ड आ जाती है। वो उसको उठाते हुए कहता है कि मैं ऐसे नहीं मर सकता, वरना मरने के बाद भी मेरी आत्मा को सुकून नहीं मिलेगा। और भाई उधर माइनेटर अपनी जीत का जश्न बना रहा था। इधर हमारा हीरो अपने स्वॉर्ड को लेकर तैयार था। वो कहता है मैंने सब कुछ सहन किया, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये अंत में मेरी मौत हो जाए। और फिर डेम अपने फुल फॉर्म में आता है। वो अपने स्वॉर्ड को तेजी से घुमाता है मानो माइनेटर को चुनौती दे रहा हो। ये देखकर माइनेटर गुस्से से देखता है। डेम भागता हुआ उसको चुनौती देकर कहता है तैयार हो जाओ, मैं बिना स्ट्रगल के नहीं मरूंगा। तभी डेम का पहली बार स्वॉर्ड टैलेंट एक्टिव होता है। डेम ये कहता हुआ आगे बढ़ता है कि आजा फिर देखते हैं आज क्या होता है। और भाई एक बार फिर डेम और माइनेटर आमने सामने है। उधर से घायल डुअक डेम को कहता है कि नहीं डेम, मेरे एक से उस कमीने के शरीर पर एक भी खरोच तक नहीं आई और फिर तो तुम स्वॉर्ड लेकर जा रहे हो। मुझे लगता नहीं है उससे इसको कुछ होगा। डुअक के मुंह से खून निकल रहा है। वो डेम को कहना चाहता है कि यहाँ से भाग जाओ, लेकिन कह नहीं पा रहा है। और वहाँ अचानक कुछ कटने की आवाज आती है। डुअक और बाकी लोग सब देख रहे हैं। कुछ देर बाद वहाँ दिखता है कि डेम और माइनेटर एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं और ऊपर हवा में कुछ उड़ता हुआ नजर आता है। जब धड़ाम से नीचे गिरता है तो पता लगता है हमारे हीरो डेम ने माइनेटर का एक सिंग जड़ से काट कर हवाओं में उड़ा दिया है। डेम कहता है शुरू में मुझे थोड़ा सा शक था, लेकिन फिर जैसे ही तलवार हाथ में आई ये एहसास हो गया था कि मैं कुछ कर पाऊंगा। मैं आज इसे काट कर फेंक दूंगा। डेम तलवार को हाथ में लेकर कहता है इस तलवार को चलाने की तो दूर की बात है, मैंने तो पहली बार असली तलवार देखी है, लेकिन मुझे फील आ रहा है कि ये मेरी बॉडी का एक पार्ट है और ये है मेरा टैलेंट ऑफ स्वॉर्ड। भाई उधर माइनेटर के सिंग कटने के बाद में वो अजीब दिख रहा है। माइनेटर बौखला जाता है। वो अपने पैर एक बेल की तरफ पीछे घसीटता है और 100 की स्पीड में भागता हुआ डेम पर अटैक करता है। इधर डेम उसको फोकस लगाकर देखता है और जैसे ही वो माइनेटर पास आता है उसे खुद पता नहीं लगता उसके साथ क्या हुआ। उसे तब पता लगता है जब उसके हाथ से ब्लड निकलता है। एक्चुअली डेम ने इतनी स्पीड से स्वेट से हाथों में जख्म दिए हैं कि बस वहाँ सट की आवाज आई। डेम ने उसके हाथ को 5 से 6 जगह से काट दिया है। उधर से ये सब देखकर डुअक हैरान है कि ये क्या था, एक ही बार में 5 से 6 जगह काट देना। ये देखकर मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ये तो अनबिलीवेबल है। मुझे लगा कि वो एक मार्शल आर्ट्स है, लेकिन वो तो एक तलवारबाज भी है, लेकिन कैसे? उधर डेम फिर से एक्शन मोड में खड़ा है। वो कहता है ये वार तो बहुत निर्दयी था, उसकी स्किन हद से ज्यादा मोटी है। ये सब देखकर वो मेंबर जो मैजिक बैरियर में फंसा हुआ है वो माइनेटर को देखकर कहता है कि ये तो जो हमने सोचा था उससे कई गुना पावरफुल है। उसके स्किल्स और लेवल बहुत अच्छे हैं, लगता हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। अच्छा गाइस, मैं बता दूं कि ये जो मेंबर है जो अंदर फंसा हुआ है फिर भी वो उसकी हरकत नहीं छोड़ रहा है। वो डेम को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये सब देखकर डुअक कहता है नॉनसेंस, अभी तक वो सुधरा नहीं है, अभी भी वो डेम को गलत साबित करने में लगा हुआ है। जबकि डेम किस लेवल पर फाइट कर रहा है, उसके पास स्किल्स है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसकी स्वॉर्ड टूटने वाली है। डेम स्वॉर्ड को देखकर कहता है भाई इससे थोड़ी फाइट की और इसकी हालत तो खराब हो गई है, इस हिसाब से इसको मैं ज्यादा देर तक यूज नहीं कर पाऊंगा। मुझे माइनेटर के इंपोर्टेंट अंक तुरंत काटने होंगे और यदि ऐसा है तो चलो आगे बढ़ा जाए। इतने माइनेटर अपना पंजा मारता है। डेम उसको डॉज कर देता है। फिर डेम मौका देखकर एक हिट देता है। वहाँ मैसेज शो होता है मार्शल आर्ट्स टैलेंट। डेम उसको एक पावरफुल किक मारता है, लेकिन माइनेटर को कुछ असर ही नहीं होता और फिर डेम अपनी स्वॉर्ड से उसके मुंह पर अटैक कर देता है, जिससे माइनेटर का सिर चकरा जाता है और वहाँ ब्लडी ब्लड हो जाता है। डेम हवा में उड़ता हुआ दोनों हाथों से स्वॉर्ड चलाकर उस माइनेटर को काटने जाता है। तभी मैसेज शो होता है स्वॉर्डमैनशिप टैलेंट। माइनेटर अचानक जमीन पर गिर जाता है। उसके गिरने से जमीन फट जाती है। डेम दोबारा अपनी स्वॉर्ड को देखता है। वो कहता है अब मेरी स्वॉर्ड जल्दी टूटने वाली है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके ऊपर मार्शल आर्ट्स टैलेंट काम नहीं कर रहा है। अब मेरे पास में ये लास्ट चांस है इसको मारने का। उधर माइनेटर फिर खड़ा हो जाता है। इधर डेम कहता है काश मुझे एक चांस और मिल जाता। और भाई साहब माइनेटर दोबारा थोर पावर से जनरेट कर लेता है। ये देखकर डुअक कहता है इसने पहले भी यही टेक्निक यूज की थी। इधर हमारा हीरो भी कम नहीं है, वो अपने फ्लेमिंग स्वॉर्ड तैयार कर लेता है। डुअक कहता है अब डेम उसको फाइनली उसके हेड पर बांधने वाला है, मुझे उसकी हेल्प करना चाहिए, पर कैसे? पर डेम का ये फाइट करने का तरीका मैंने कभी पहले नहीं देखा। डुअक अपने मेंबर को कहता है हे मेरे पास में तुम्हारे लिए एक अच्छी चीज है, ये तुम्हारे लिए हीरो बनने का अच्छा चांस है, क्या तुम ट्राई करोगे? उधर डेम बिल्कुल तैयार है फाइनली फाइट के लिए। उसके पास में बस यही एक चांस है माइनेटर को मारने का। डेम कहता है मुझे फिर से एक बार उसके इंपोर्टेंट पार्ट्स को मारना होगा। और भाई फाइनली डेम तेजी से भागता हुआ उसको मारने जाता है। उधर से माइनेटर आ रहा है। माइनेटर अपनी एक्स से डेम को मारने वाला है, लेकिन डेम हवा में उछलता हुआ उस पर अटैक कर देता है। वहाँ ब्लड ही ब्लड हो जाता है। इधर डेम अपनी स्वॉर्ड पर नजर मारता है। उसकी स्वॉर्ड टूट चुकी थी। वो स्वॉर्ड को नीचे फेंक कर कहता है सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं हो सकता। तभी
भी वो उस माइंडेटर को देखता है, वो उसको मारने ही वाला है। तभी डेम के पीछे से आवाज आती है। डुअक डेम को तलवार फेंक कर देता है और कहता है खत्म करो डेम। इधर डेम खुश हो जाता है, वो कहता है अब तुम्हारा खेल खत्म। और फाइनली भाई डेम माइनेटोर के अंदर स्वर्ड डालकर माइनेटोर को स्वर्ग का रास्ता दिखा देता है। और तभी स्टोरी सीन चेंज होता है। डेंजन के बाहर काफी लोग खड़े हुए हैं। तभी वहाँ एक रिपोर्टर कॉल पर बात कर रहा है। वो कहता है 5 घंटे बीत गए लेकिन अब डेंजन से एक भी मॉन्स्टर बाहर नहीं आ रहा है। उधर से आवाज आती है, ठीक है कोई भी अपडेट हो तो मुझे तुरंत बताना। और तभी रिपोर्टर को डेंजन से निकलते हुए कुछ लोग नजर आते हैं और भाई वो लोग और कोई नहीं, हमारा हीरो डेम डुअक को सहारा देते हुए ला रहा है। उसके साथ में बाकी टीम मेंबर भी है। डेम कहता है फाइनली हम लोग बाहर लाइट में आ गए हैं। फिर वो डुअक से पूछता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम स्वर्ड को फेंकोगे और मैं पकड़ लूंगा। डुअक कहता है तुमने एक बार कहा था कि मैं फाइट तो बिना देखे भी कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने थोड़ा रिस्क लिया। मैंने सोचा कि यदि ऐसा है तो फिर तुम पक्का तलवार पकड़ लोगे। डेम कहता है कि आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, आपकी वजह से हम लोग यहाँ पर बच पाए हैं। पीछे से एक मेंबर कहता है नहीं तुम्हारी वजह से हम लोग बच पाए हैं। डुअक कहता है आप तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम नंबर 1 कंट्रीब्यूटर हो इस डेंजन को क्लियर करने में, तो जाओ और अपना स्टेटमेंट दो। डेम ये सुनकर अंदर ही अंदर खुश हो जाता है, वो थोड़ा भावुक हो जाता है। वो कहता है मैं नंबर 1 कंट्रीब्यूटर हूँ। और भाई डेम पिछली लाइफ के बारे में याद कर रहा है। वो कहता है हाँ बिल्कुल सही बात तो है, अब मैं वो नहीं रहा जो पहले था। और भाई हमारा हीरो एक्चुअली लोगों के सामने हीरो बन गया है। वो हाथ ऊपर करके सबको थैंक यू बोलता है और बताता है कि हम लोग जीत गए हैं। और फिर स्टोरी सीन चेंज होता है। फाइनली हॉस्पिटल दिखाया जाता है। वहाँ बहुत से लोग वेट कर रहे हैं डाटा को दिखाने का। तभी डेम अपनी माँ के रूम में जाकर देखता है और कहता है चलो भगवान का शुक्र है मेरी माँ ठीक है। फिर डेम टीवी पर न्यूज देखता है। उस न्यूज में उसी का इंटरव्यू चल रहा है। वो सबको बता रहा है कि कैसे उसने डेंजन को क्लियर किया। वो बताता है कि कैसे उसने शहर के बीचों बीच डेंजन को क्लियर करने में अपना योगदान दिया। न्यूज रिपोर्टर पूछते हैं कि हमें ये बताएं आपने ये सब कैसे किया और आपको इसमें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, आपने इसको बहुत तेजी से क्लियर कर लिया, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनी जहाँ आपको रुकना पड़ा हो। इसी बीच वहाँ न्यूज के हेडलाइन में भी चल रहा है कि ये शहर में नया चेहरा कौन है। इतने वहाँ पर एक के बाद एक न्यूज रिपोर्टर डेम से बहुत सारे सवाल करने लग गए हैं। भाई यहाँ डेम को एक बड़े आदमी जैसी फीलिंग आ रही है। डेम से वहाँ पर अचानक बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। आपका नाम क्या है? वो बोलता है मेरा नाम डेम डुअक है। तीसरा न्यूज रिपोर्टर पूछता है कि क्या ये सच है कि आप स्किल के साथ साथ में स्वर्ड से भी फाइट कर सकते हैं, प्लीज हमें बताएं कुछ आपके बारे में। डेम सब न्यूज रिपोर्टर को कहता है अरे प्लीज 1 मिनट सब शांत हो जाइए, एक एक करके सवाल पूछो। फिर सब शांत हो जाते हैं। डेम सबको बताता है गिल्ड और डिवीजन कोई मायने नहीं रखता कि आप किस गिल्ड के साथ में हो, जरूरी है कि बस साथ साथ काम करना है। हाँ उस डेंजन में सब हम लोग अंदर गए थे तो बहुत से उतार चढ़ाव आए लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी, हम लोग आगे बढ़ते चले गए। हम लोगों ने हमारी जनता को बचाने में, उनकी रक्षा करने में पूरी जान की बाजी लगा दी। भाई इसी बीच जैसे जैसे डेम का इंटरव्यू चल रहा है वैसे वैसे न्यूज हेडलाइंस भी चेंज हो रही है। उसमें लिखा आ रहा है कि ये एक रॉकी हंटर है जिसका किसी भी गिल्ड से डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। फिर न्यूज रिपोर्टर बोलते हैं आपका मतलब है कि गिल्ड और डिवीजन बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अभी करेंटली में हंटर यूनियंस की आए एटीट्यूड के बदलाव को लेकर एक बड़ा विवाद बना हुआ है, बताया जा रहा है उनमें काफी ईगो है, आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? डेम इतना सब सुन के टीवी बंद कर देता है और वो कहता है ये सब न्यूज वाले कैसे हैं और कैसे कैसे सवाल करते हैं, ये काफी एम्ब्रेजिंग है, मैं ये सब नहीं देख सकता। डेम अपने मोबाइल में देखता है, वहाँ एक फोटो दिखती है जिसमें डेम और लिजर्ड मैन की फाइट का फोटो छपा हुआ है, जिसको देखकर डेम कहता है कि इन लोगों ने ये फोटो कहाँ से ले ली और कब ले ली। उस फोटो में एक मैसेज दिखाया जाता है जिसमें लिखा हुआ है कि डेम नामक हंटर चर्चा का विषय बना हुआ है, जबकि डुअक के गिल्ड ने डेम को काफी तारीफ की है। ये सब देखकर डेम कहता है कि लगता है ये न्यूज वाले मेरी बैंड बजा के ही रहेंगे, कुछ भी अगर बोले जा रहे हैं। और फिर डेम का जादू चलता है, फिर से मैसेज शो होता है डेम लोअर क्लास गॉड आपका डिवाइन पावर बढ़ गया है जो कि बढ़कर 1000 हो गया है। डेम देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्या? फिर सोचता है कि क्या ये वही चीज है जो सब लोग बोलते हैं, जिसका हर जगह इंटरव्यू में भी वैसे पूछा गया था और उस दिन परचेसिंग टाइम पर भी दिखाया गया था, परचेसिंग के पहले आपके पास में डिवाइन पावर होना चाहिए। मुझे तो वही लग रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और फिर दोबारा मैसेज शो होता है कि जैसा कि आपके पास में 1000 डिवाइन पावर हो गया है तो अब आपके पास में एक और जॉब करने का मौका है, क्या आप जॉब करने के लिए तैयार हैं? डेम कहता है नेकी और पूछ-पूछ, इस अपॉर्चुनिटी को कौन खोना चाहेगा, बिल्कुल इसको आगे प्रोसेस करो। जैसे ही डेम प्रोसेस बटन पर क्लिक करता है वहाँ मैसेज शो होता है, डेम को उसकी जॉब की डिटेल शो होती है। एम्प्लॉयर का नाम हिपेस्टस, क्वालिफिकेशन डिवाइन पावर ऑफ 1000 एंड अबव, एक्सपीरियंस एंट्री लेवल। और आपको वहाँ किस चीज की सावधानी रखना चाहिए? वहाँ आपको हो सकता है कि शारीरिक भाषा के संकेत मिल सकते हैं। फिर डेम एक ऑप्शन पर आता है जिसमें दिखाया जाता है कि उसकी पोजीशन क्या रहेगी वहाँ पर, सिक्योरिटी मैनेजर। इसके बिना तो इस जॉब का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट ही नहीं हो सकता। और फिर डेम अंगड़ाई लेता हुआ बोलता है कि आज मैं काफी थक गया हूँ, मैंने आज काफी दौड़ भी लगाई थी, इसके आगे की प्रोसेस मैं बाद में कर लूंगा, चलो पहले आराम कर लेता हूँ और फिर जॉब के लिए आगे प्रोसेस करूंगा। भाई डेम सोचता है कि मैं थोड़ा आराम कर लूं, इतने में उस स्क्रीन पर मैसेज शो होता
है कि इस जॉब को पाने के लिए 3 गोड्स ट्राई कर रहे हैं, आपके पास में लास्ट चांस है। डेम ये देखकर अचानक चौंकता है, वो कहता है ये मैं होने नहीं दूंगा, ये जॉब सिर्फ मेरी है, अभी तुरंत अप्लाई करता हूँ। और फिर डेम अप्लाई बटन को प्रेस करता है और जैसे ही अप्लाई बटन पर क्लिक करता है हॉस्पिटल के बाहर एक रोशनी दिखती है और फिर डेम उसी वे में उस जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ उसको वो जॉब करना है। डेम धड़ाम से नीचे गिरता है, वो सीधा लेटा हुआ है, उसको कमर में लगी है। वो कहता है ये क्या लोग हैं, सही ढंग से इंसान को नहीं भेज सकते। और फिर दिखाया जाता है कि डेम एक बड़ी सी जगह पर है जहाँ आसपास बड़े बड़े पिल्लर है और काफी मसाले जल रही है, वहाँ एक स्मृति भी है। डेम जगह को देखकर कहते हैं कि क्या मैं सही जगह आ गया हूँ, क्या यही एपिटस फोर्ज है, क्या है ये जगह। 10 साल यहाँ कितनी गर्मी है, साला यहाँ इतनी गर्मी है कि जैसे मैं एक छोटे से कमरे में हूँ, क्या इस एपिटस के पास में कोई एसी नहीं है। बाय बाय, डेम गर्मी से तो परेशान था ही, इतने पीछे से वहाँ उसके एपिटस आ जाता है और डेम के पीछे से सब सुनता रहता है। डेम के पीछे से एक खतरनाक आवाज आती है, क्या तुम ही हो नए एप्लीकेंट, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं हूँ स्पोर्ट्स का ओनर हेपिटस। डेम सुनकर बिल्कुल नीचे झुककर उसको नमस्ते बोलता है। डेम हेपिटस के सामने अपनी गर्दन झुकाकर कहता है, जी मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मैंने ही अप्लाई किया था इस सिक्योरिटी मैनेजर पोजीशन के लिए। भाई यहाँ डेम को डर लग रहा है क्योंकि डेम ने आते बराबर यहाँ की बुराई चालू कर दी है और सब हेपिटस ने सुन लिया है। हेपिटस डेम को देखकर हंसता है और कहता है कि ये कैसा ग्रीटिंग था, जैसे कि कोई मानव करता है। भाई ये सुनकर डेम का चेहरा लाल पड़ जाता है, वो काफी घबरा जाता है। वो कहता है कि ओ तेरी साला मैंने ये क्या कर दिया, मैंने सब गड़बड़ कर दी, मैं तो जूनियर गोड हूँ ना इनकी निगाहों में, अब तो ये मुझे पटक पटक कर मारेगा, मुझे क्या करना चाहिए। तभी हेपिटस बोलता है कि मैंने न्यूज में देखा था। अच्छा गाइस, ये जो हेपिटस है ये गोड ऑफ ब्लैक स्मिथ है, मतलब कि यहाँ पर ब्लैक स्मिथ मिलेंगे अभी हमको, उनका ये ऑनर है। फिर हेपिटस डेम को बोलता है कि गॉड ऑफ माउंटेन, मैंने देखा था आपका प्रेम इंसानों के प्रति कैसा था, मुझे लगता है कि आपकी मजबूरी रही होगी थॉर्स के डेंजर में जाकर फाइट करने की। डेम जल्दी से बोलता है हाँ 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 बिल्कुल सही बोल रहे हो। फिर हेपिटस बोलता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि थॉर एक टेम्परेट है, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तुम्हारे अंदर काफी गट्स है जो तुमने उसको झेला। और हेपिटस जोर जोर से हंसता है। डेम मन ही मन में कहता है कि हाँ बच गया, थैंक गॉड इसने शायद कुछ सुना नहीं मैंने जो बोला, चलो छुप ही रहते हैं। फिर हेपिटस बोलता है कि तुम बोल रहे थे कि स्मृति में हम लोगों को एसी लगवा लेना चाहिए, तुम ऐसा चाहते हो, देखो मैं तुम्हें हर चीज नहीं एक्सप्लेन कर सकता। भाई डेम फिर से झुक जाता है। फिर हेपिटस कहता है कि ये सब छोड़ो, अब चलो मैं तुम्हें तुम्हारा टास्क बता देता हूँ। तभी हेपिटस अपने हाथ में हॉर्न को उछालकर बोलता है कि देखना ही विश्वास करना है, सबसे पहले तुमको उनसे मिलना पड़ेगा। फिर हेपिटस उस हॉर्न को बजाता है और कहता है कि हो सकता है कि इसकी आवाज थोड़ी तेज हो जाए। और फिर उसकी आवाज इतनी तेज हो जाती है कि डेम के कान फटने लग जाते हैं, वो अपने कान बंद कर रखता है। इतने में वहाँ से तेजी से ब्लैक स्मिथ दौड़ते हुए आते हैं। वो लोग हेपिटस के सामने आकर नीचे बैठकर कहते हैं जी हेपिटस लॉर्ड हम यहीं पर हैं। फिर हेपिटस डेम के कंधे पर अपना बड़ा सा हाथ रखकर कहता है कि देखो ये है गॉड ऑफ माउंटेन, ये हमारे पास में वर्क करने आए हैं, ये यहाँ एज अ मैनेजर की पोजीशन पर वर्क करेंगे, इनको नमस्ते बोलो। वो लोग डेम को नमस्ते बोलते हैं और कहते हैं कि आपकी सेवा के लिए हम लोग हाजिर हैं मैनेजर। डेम कहता है कि थैंक यू आप सभी का, वैसे तो मैंने कभी भी स्मृति में काम नहीं किया है लेकिन मैं बहुत अच्छे से काम करने का ट्राई करूंगा। उधर से हेपिटस हंसकर कहता है कि इतना भी हम्बल होने की जरूरत नहीं है, यदि कोई नया भी है तो इसमें काम कर सकता है। डेम कहता है कि ओ यदि ऐसा है तो फिर मेरे लिए तो स्मृति में काम करना काफी आसान हो जाएगा। फिर हेपिटस डेम को कानों में खुसखुसाता है, वो कहता है कि ध्यान रखना इन सबके पास में अच्छे स्किल्स है और इनके हाथों में तो जादू है, पर सबसे बड़ी बात ध्यान रखना कि इन लोगों के पास में जितने अच्छे स्किल्स है उतना ही ये लोग चालाक भी हैं, तो तुमको बहुत समझदारी से इनका ध्यान रखना होगा। वो कहते हैं ना कि बड़े जानवर ये यूं कहे कि कुत्तों से छोटे कुत्ते बहुत ज्यादा शातिर और तेज होते हैं, बस ये उन्हीं में से हैं, तुमको पता नहीं है। जब भी मैं दूसरों काम में लग जाता था तो मुझे ध्यान नहीं रहता था कि मैंने कौन सी चीज कहाँ रखी थी। ऐसे ही मैंने पिछले हफ्ते फ्रिया के लिए एक बैंडेड तैयार किया था गिफ्ट देने के लिए, लेकिन वो कहाँ गायब हो गया पता नहीं चला। फ्रिया इस जगह की सबसे सुंदर लेडी है। डेम हेपिटस से पूछता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्रिया ने ही वो गिफ्ट चुरा लिया हो। हेपिटस कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग कभी ऐसा कह भी नहीं सकते। इतने में जो हेपिटस की टीम में उनमें से एक ब्लैक स्मिथ कहता है नहीं नहीं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। फिर हेपिटस अपने बैग में से कुछ निकालता हुआ कहता है कि अब मैं एक दिन छुट्टी पर जा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा माउंट ओलंपस पर घूमने जा रहा हूँ, तो इसी बीच में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ कुछ हंगामा ना हो, लेकिन फिर भी यदि कुछ होता है तो फिर ये तुम रखो अपने पास। हेपिटस डेम को एक लकड़ी से बना हुआ एक वेपन देता है जिससे डेम शेर जैसे जानवर को भी हरा सकता है। उसकी बनावट ऐसी है कि उससे अटैक करने पर अच्छा खासा पावर जनरेट होता है, उसको मारने पर जीवित व्यक्ति भी 10% तक बेहोश हो सकता है। डेम उसको देखकर काफी खुश हो जाता है, वो कहता है ये तो बिल्कुल ओपी वेपन है। हेपिटस कहता है तो फिर ठीक है अब मैं चलता हूँ, बाय बाय, प्लीज मेरी स्मृति का ध्यान रखना गॉड ऑफ माउंटेन। डेम कहता है अरे रुको, तुमने मुझे ये तो बताया ही नहीं कि मेरा टास्क क्या रहेगा, तुम तो बस ये वेपन शॉप पर जा रहे हो, मुझे इसका इस्तेमाल कैसे करना है। हेपिटस कहता है अरे तुम टेंशन मत लो, सब खुद ब खुद आ जाएगा, ये सब लोग सिखा देंगे, और ये सब वो लोग बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत इमोशनल हैं, ठीक है बाय अब मैं जा रहा हूँ। और भाई हेपिटस वहाँ से चला जाता है। इधर हमारा डेम इन सभी ब्लैक स्मिथ के बीच में है। एक ब्लैक स्मिथ डेम को डरावनी नजर से देख रहा है। डेम उसको देखकर नजरअंदाज करके कहता है चलो बढ़िया है अब थोड़ा काम समझते हैं। भाई यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि हेपिटस चला गया है जो इस फोर्ज का ओनर था। अब उसके अंडर में ये लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जिनको हम ब्लैक स्मिथ कह रहे हैं। इनमें भी ये जो
जो व्हाइट कपड़ों में है ये इन सबका बॉस है। तो भाई अब हमारा डेम इन सबका मैनेजर है। अब डेम को इनके बीच रहकर काम करना है, लेकिन भाई बॉस जो है उसको बहुत खतरनाक नजर से देख रहा है और उसको देखकर हमारे डेम की अच्छी खासी बढ़ रही है। तो डर कम करने के लिए वो हंसते हुए कहता है कि अच्छा चलो हम लोगों ने एक दूसरे को इंट्रो तो दे ही दिया था ना। ये सुनकर भी बॉस गुस्से से ही देख रहा है। डेम के हाथों में वो वेपन है जो उसको हेपिटस दे के गया था। उसको देखकर डेम कहता है कि जब हेपिटस को पता था कि यहाँ इतना खतरा है तो भी मुझे ये हरकुलस क्यूब देके चला गया। मुझे लगता है ये लोग इसको देखकर भड़क रहे हैं। फिर डेम बॉस को कहता है अरे तुम सब लोग आराम क्यों नहीं कर लेते, आराम से सब लोग बैठ जाओ। अब डेम सोचता है कि इनको डरा कर देखता हूँ। तो डेम जो है वेपन को दिखाकर कहता है कि देखो मेरे पास में एक अच्छा खासा वेपन है, तो हो सकता है कि तुम लोगों को इससे चोट लग जाए। बस बस भाई डेम को इतना ही कहने की जरूरत थी। उन लोगों ने अपना रूप दिखाना चालू कर दिया। भाई सभी लोगों ने डेम को घेर लिया है। और किस चीज से घेरा भाई? AK-47। किसी के पास में हैंड गन है, किसी के पास मशीन गन है। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, इन सभी गन्स को मैंने कहीं तो देखा है जहाँ बहुत ज्यादा यूज होता है। हाँ याद आया, किसी गेम में। और भाई वो गेम का नाम अब तुम लोग सोच लेना और मुझे कमेंट में जरूर बता देना कि कौन सा गेम है वो। तो मैं तो स्टोरी आगे बढ़ाता हूँ। तो भाई हमारा डेम सभी गन से घिरा हुआ है और भाई उधर जो बॉस के हाथ में सिगार है वो उसको पीता रहता है। और इतने में जो है हमारे डेम को कुछ होता है, उसकी आंखें बंद होने लग जाती है, वो बेहोश जैसा होने लग जाता है। और भाई फाइनली हमारा डेम जो बेहोश हो जाता है। डेम को बेहोशी हालत में उनकी आवाजें सुनाई दे रही है। वो आपस में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? सिर्फ एंड को तो 1 घंटा बीत गया है, ऐसा मत करो, थोड़ी देर और रुको। मैं इसे बेचने के बाद में सिर्फ जो भी मिलेगा मैं तुम्हारे साथ बांटूंगा। ये क्या है? ये तो वही नेकलेस है ना जो हेपिटस ने फ्रिया के लिए बनाया था। यदि हम इसको बेच देंगे तो हम लोग काफी अमीर हो जाएंगे। इतने में डेम की आंखें खुल जाती है। उसके हाथ बंधे हुए हैं। उन लोगों ने एक पिलर से उसको बांध दिया है। डेम के सामने 2 ब्लैक स्मिथ खड़े हैं। वो आपस में बात कर रहे हैं। एक कहता है इस कमीने को क्या हो गया है, हमको तो लगा था ये सोया रहेगा, लेकिन ये तो हमारी उम्मीद से पहले ही जग गया। दूसरा कहता है अरे लेकिन ये तो बहुत पावरफुल बेहोश करने वाली गन थी, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये बेवकूफ गॉड है? वो दोनों डर रहे हैं। इधर उनको और डराने के लिए डेम कहता है कि तुम बहुत डरपोक हो, लेकिन तुम लोगों को क्या लगता है गॉड ऑफ ओलंपस के साथी के साथ तुम लोग ऐसा करोगे तो क्या तुम बच पाओगे? बिल्कुल भी नहीं बचोगे। ये तुम लोगों के लिए लास्ट चांस है। जल्दी से ये रस्सी काटो और मुझे रिलीज करो। और भाई ये सुनकर दोनों ब्लैक स्मिथ दहाड़े मार मार कर हंसने लग रहे हैं। इधर से ये सब देखकर डेम चौंक गया है। फिर वो दोनों डेम को कहते हैं कि तुमको क्या लगा था कि तुम हेपिटस का जिक्र करोगे और हम लोग डर जाएंगे? यदि हमको इस बात का डर होता तो क्या हम लोग ऐसा करते? इतने में उनके पीछे से उनका पार्टनर आ जाता है और कहता है कि भाई लोग हमने वो सारी चीजें चुरा ली है जिसको हम बेचकर काफी पैसा कमा सकते हैं, तो अब हमें यहाँ से चलने की तैयारी करनी चाहिए। फिर वो ब्लैक स्मिथ कहता है कि ठीक है तुम चलो, मैं इस बदमाश को एक बार और ट्रैंकुलाइजर वाली गन से शूट करके बेहोश कर दूं, फिर आता हूँ। इसको देखकर मुझे हैरानी होती है कि पार्ट टाइम जॉब के लिए उन्होंने इस गधे को चुना। दूसरा ब्लैक स्मिथ कहता है हाँ मुझे लगा नहीं था कि ये इतना आसान होने वाला है। डेम उनको कहता है कि देख लेना तुम लोग बहुत पछताओगे। तो उसमें से एक ब्लैक स्मिथ थोड़ा डेम को चिढ़ाता हुआ कहता है हाँ हम बहुत पछताएंगे। दूसरा ये सुनकर जोर जोर से हंसता है और कहता है कि तुम बिल्कुल इसके जैसे हो। फिर डेम कहता है कि तुम सब लोग कितने निडर हो। ये बोलते बोलते डेम अपने हाथों से रस्सी छुड़वा रहा है। मैं तुमको बोल रहा था। और भाई इतने में डेम ने अपने वो वेपन को घुमाकर उनको कस के मारा। वो दोनों हवा में उड़ गए हैं और दोनों को डेम ने रस्सी से बांध दिया है। और फिर भाई डेम एक साउथ के हीरो जैसे अपने हाथ हिला हिला कर बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे आक्रामक होने के लिए मजबूर किया। तुम लोगों को क्या लगा था ये कमीना कुछ नहीं कर सकता? डेव अपने शर्ट की बाएं को ऊपर करके दिखाता हुआ कहता है कि वो तो भला हो उस लड़की का जिसने मुझे बताया था कभी भी स्वेट के साथ में एक नाइफ छुपाकर रखना चाहिए। मैं बहुत लकी हूँ कि उसकी बात मुझे याद रही। मैं उसको थैंक यू बोलूंगा जब भी हम मिलेंगे। फिर डेम को कुछ आवाजें आती है। वो कहता है ये क्या है? वहाँ दिखाया जाता है कि बहुत से बॉक्सेस में सारा सामान जिससे वेपन तैयार किए जाते हैं वो भरे हुए हैं। उन बॉक्सेस के पास में खड़े होकर एक ब्लैक स्मिथ आवाज देता हुआ कहता है बॉस हम लोगों ने सारा सामान लोड कर लिया है, यहाँ तक कि हम लोगों ने आर्मर भी लोड कर लिए हैं, कोई भी सामान नहीं छूटा है। इस साइड से पूरा सामान लोड हो गया है। उनका बॉस जो अभी भी सिगार पी रहा है वो कहता है ठीक है। एक ब्लैक स्मिथ सबको ऑर्डर देता हुआ चिल्लाता है कि अब सभी लोग आगे बढ़ेंगे। उधर 2 ब्लैक स्मिथ उस सामान को देखकर बहुत खुश हो गए हैं। इधर सभी को बुलाया जा रहा है कि सभी लोग एक जगह आ जाओ, हमारे बॉस रेड फिस्ट कुछ बोल रहे हैं। भाई लोग ये जो रेड फिस्ट है ये हेपिटस के अंडर वर्क करता है। अब मजे की बात ये है कि इसको रखा था यहाँ पर देख रेख करने के लिए, लेकिन ये भाई खुद ही लूट करवा रहा है। ये कैसा कैप्टन है भाई? रेड फिस्ट सबको कहता है हम सभी लोग ऐसी जनजाति के हैं जिनके ऊपर जलते हुए पहाड़ों जैसी प्रचंड शक्ति है। इसने वहाँ पर डेम भी आ जाता है। वो चुपके से उस बॉस की बातें सुन रहा है। बॉस कहता है हम लोग बेस्ट माइनर्स और वॉरियर्स है, हम लोग सिर्फ रिवार्ड पाने के लिए काम करते हैं और हमको हमारी स्किल्स पर बहुत गर्व है, लेकिन हम लोगों को बहुत नीचा दिखाया जाता है। कभी भी हमारे साथ में रिस्पेक्ट के साथ में व्यवहार नहीं किया गया। इस जगह का ओनर हेपिटस ने हमारा कई बार अपमान किया है, लेकिन अब हम और नहीं सहेंगे। अब तो टाइम आ गया है, अब हमको सब चीजों का बदला लेना है और आज का वो दिन है जब हम लोग उससे बदला लेंगे। फिर भाई रेड फिस्ट जोर जोर से नारे लगाता है रेवेंज अगेंस्ट हेपिटस, रेवेंज अगेंस्ट हेपिटस। ये सब पीछे से डेम देख रहा था। वो कहता है ये सब लोग कौन है और इसने ये गंजों की लोगों की फौज क्यों जमा करके रखी है? ये लोग तो चींटियों की झुंड की तरह ठसाठस भरे हुए हैं। डेम मिट्टी मैं सब कैसे करूंगा? डेम गुस्से
समय बॉक्स पर हाथ मार देता है। इतने में उस आवाज से दो गंजों के कान खड़े हो जाते हैं। वो डेम को देख लेते हैं। फिर डेम उनको डरता हुआ कहता है, अरे कोई टेंशन नहीं है, आज का दिन बहुत बढ़िया है ना। और भाई वो लोग इतना कहाँ सुनने वाले थे, उन्होंने अपनी गन्स निकाली और धड़ाधड़ डेम के ऊपर चलाने लग गए। डेम वहाँ से भागता है, वो बचता हुआ एक पिलर के पीछे छुप जाता है। वो कहता है, अरे ये गंजे लोग पहले से तो बोने हैं, वो वायरिंग तो देखो बिल्कुल अंधाधुंध कर रहे हैं। इतने में वहाँ पर रेड फिस्ट आ जाता है। डेम को वो कहता है कि अच्छा तुम हिरासत से भागने में कामयाब हो गए ना। फिर रेड फिस्ट अपने एक एम्प्लॉय को कहता है कि मुझे लगता है इसकी जो देखभाल कर रहे थे वो लोग सही ढंग से इसको बांध नहीं पाए। और भाई रेड फिस्ट अपना जलवा दिखा रहा है। वो अपना सिगार पीता पीता सिर ऊपर करके धुआं उड़ा रहा है। और फिर डेम को कहता है, हे लोअर क्लास गोड, अब हम इस जगह को बहुत अच्छी तरह से क्लियर करने वाले हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ हेपिटस के खिलाफ हैं। हम उससे नफरत करते हैं, तुमसे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब अगर हम लोग तुमको यहाँ मार देते हैं तो फिर तुम्हारे साथ में अन्याय होगा। इसीलिए मैं तुमको एक ऑप्शन देता हूँ कि या तो तुम हमारी मदद करो और इस जगह को लूटने में हमारी टीम के साथ शामिल हो जाओ, और या फिर तुम जहाँ से आए हो वहाँ लौट जाओ। और यहाँ क्या हुआ किसी को बताना मत, सबको ऐसा शो करना कि कुछ हुआ ही नहीं। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम क्या करते हो। तुम अपना डिसीजन आराम से सोच विचार करके बता दो। तुमको इस जॉब के बदले जो रकम मिलने वाली थी वो तो बहुत कम होगी, तो मेरे हिसाब से तुम मामूली रकम के लिए मूर्खता वाला डिसीजन नहीं लोगे। क्यों लोअर क्लास गोड, सही कहा ना मैंने। फिर डेम सोचता है कि यदि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा तो मेरी पूरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैंने खुद को गॉड ऑफ माउंटेन बताया है और यहाँ से भाग जाऊं लोग मुझे गलत ठहराएंगे। भाई डेम को पुरानी बातें याद आ रही है। वो ये सब बातें सोच सोच कर डर रहा है। वो कहता है कि यदि मैं यहाँ से भाग जाता हूँ तो फिर मुझे कभी भी पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल पाएगी। नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने दे सकता। मैंने इसको पाने के लिए बहुत संघर्ष किया है और इसके पहले तो मुझे हेपिटस ही मार देगा जब उसे पता लगा कि उसकी स्मृति पूरी तरह से लूट गई है। अब मेरे पास में सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो इन सब कमीनों का सामना करके इनसे फाइट करूं या फिर हेपिटस के हाथों मारा जाऊं। भाई बेचारा डेम यहाँ एक मस्त जॉब करने आया था, लेकिन उसके साथ में यहाँ पे कुछ और ही हो गया है। उसको लगा था कि ये और भी अच्छी जॉब होगी पहले वाली से, लेकिन यहाँ तो डेम भाई बहुत बुरा फंस गया है। डेम कहता है कि धत तेरी, मैंने सोचा था कि यहाँ बहुत शानदार जॉब होगी, पर यहाँ तो ये क्या हो रहा है। उधर वो रेड फिश अपना सिगार पीते पीते डेम का इंतजार कर रहा है कि कब डेम अपना जवाब दे। डेम उस पिलर से बाहर आता है, उसके हाथ में वो वुडन का क्लब है। भाई यहाँ डेम ने फैसला कर लिया है कि इन सबसे फाइट करेगा। तो गाइस फिर से मजा आने वाला, वीडियो में बने रहना। चलो आगे बढ़ते हैं। डेम के हाथ में वो वेपन है। डेम सोचता है इसने मुझे लोअर क्लास गोड कहा, ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। डेम रेड फिस्ट को कहता है, एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। तुमको ऐसा नहीं लगता कि तुमको हेपिटस का पार्टनर नहीं होना चाहिए था? तुमको क्या लगता है इन सब के बारे में हेपिटस को पता लगेगा तो क्या होगा? तुमको ऐसा लगता है कि हेपिटस तुमको ऐसे जाने देगा? मुझे पूरा यकीन है कि यदि गॉड्स ऑफ ओलंपस द ग्रेट मास्टर क्राफ्टमैन हेपिटस को गुस्सा आ जाए तो फिर क्या होगा? मेरे हिसाब से तो तुम सबको जिंदा भट्टी में फेंक देगा और तुम्हारी हड्डियों को नरक में मौजूद सर्वेस को खेलने के लिए दे देगा। साले तुम सब कमीने, तुम सब गॉड के पनिशमेंट से नहीं डरते। और भाई इतने में फट से वहाँ हेडशॉट, नहीं, डेम के कानों के पास में गुजरती हुई गोली निकलती है। एक खतरनाक दिखने वाला ब्लैक स्मिथ ने डेम को गोली मारी और मस्त वाली वाणी का यूज किया। वो कहता तेरी हिम्मत कैसे हुई अपना मुंह खोलने की, तेरे को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और भाई ये धड़ाधड़ गोली चलाने लग गया। इधर से रेड फिश ने उसे रोका, कहा रुको, इसने आज बहुत कुछ बोल दिया है। वो उस हेपिटस को हीरो समझता है ना, इसको मैं अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने क्या बोला उस कमीने हेपिटस के बारे में? वो एक ग्रेट मास्टर है, क्राफ्टमैन है, तुमको कुछ भी नहीं पता है लोअर क्लास गोड। उससे पहले कि तुम्हारा शरीर कीड़े मकोड़े खा ले, मैं तुमको बताऊंगा कि तुम्हारा हेपिटस कुछ भी नहीं कर सकता। उसे कोई क्राफ्टिंग नहीं आती, उसकी क्राफ्टिंग सिर्फ कचरे के सिवा और कुछ भी नहीं है। डेम कहता है हेपिटस कचरा है? फिर रेड फिस्ट कहता है हाँ, उसके लिए ये वर्ड बिल्कुल सही है, क्योंकि एक चोर के लिए कचरा वर्ड बिल्कुल सही है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या हुआ था। एक बार तुम्हारा हेपिटस हमारे काम वाली जगह पर पहाड़ों पर आया था। उस टाइम में स्वॉर्ड बना रहा था। वो आकर मुझे कहता है कि अरे वाह, ये तो बहुत अद्भुत तलवार है, क्या तुम मेरे साथ काम करना पसंद करोगे? मैं तुम्हें हर वो चीज दूंगा जिसकी तुमको जरूरत है। और फिर हम लोग उस कमीने की बात में आकर यहाँ काम करने लग गए। हमें क्या पता था कि वो हमारे साथ में धोखा करेगा। उसने हमसे यहाँ पर खूब काम करवाया और अपना गुलाम बनाकर रखा। डेम कहता है क्या बात कर रहे हो, हेपिटस ने तुम लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखा? रेड फिश कहता है हाँ, और अभी आगे और सुनो, उसने हमको बिना पैसे दिए खूब काम करवाया। उसने हमसे वादा किया था कि मैं तुम लोगों से सिर्फ 5 दिन और रोज 6 घंटे काम करवाऊंगा, बाकी दिन तुम लोग एंजॉय करना, 2 दिन तुम लोग छुट्टी बनाना। हम ये सब सुनकर बहुत खुश हुए क्योंकि ऐसी लाइफ जीने को मिल रही थी, और क्या चाहिए परफेक्ट लाइफ जीने के लिए। पर हमें क्या मालूम था कि वो कमीना हमारी भावनाओं के साथ में खेल खेल रहा था। उसने हमारी भावनाओं को चकनाचूर कर दिया। जब हमें पता चला ये तो हेपिटस की चाल थी। यदि हमारा वो 1 साल इस तरह हेपिटस बर्बाद नहीं करता तो शायद ये सब धन दौलत हमारी होती और दौलत के साथ साथ में इज्जत भी मिलती। ये सब वो उस नीच हेपिटस की वजह से। उसको हम छोड़ने वाले नहीं है। और तुम क्या बोल रहे थे कि वो चोर नहीं है? अरे तुम बताओ, उसको हम चोर नहीं बोले तो क्या बोले? और फिर मुझे एक दिन रियलाइज हुआ कि हम जैसे लोगों पर दया करने वाला कोई भी नहीं है, और अब हमारे पास में उस हेपिटस से बदला लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। डेम कहता है कि अब मुझे समझ आया कि तुम क्या बोल रहे थे और क्यों ऐसा कर रहे हो। तुम्हारी स्टोरी सुनने के बाद तुम सही हो और हेपिटस सच में चोर है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी ही टीम का गला काट कर खुद का पेट भर रहा है और वो अपने पूरे ईगो में जी रहा है। उसके इस ईगो के कारण एक दिन से बर्बाद हो जाएगा। और मैं अब ये समझ गया हूँ कि वो शुरू से एक घटिया किस्म का इंसान है। रेड फिश ये सब सुनकर चौंक जाता है। वो
वो कहता है क्या? रेड फिश सोचता है कि इसको अचानक क्या हो गया है। फिर रेड फिश कहता है कि ठीक है अब तुम्हारा हो गया क्या, तुमको जो कहना था कह दिया। इतने में भाई फिर से रेड फिश की गंजों की पोज करेगी मोज, डेम को गन से मारने के लिए तैयार हो जाती है। डेम अपना एक हाथ आगे बढ़ाता हुआ कहता है रुको, इसके पहले कि तुम लोग मुझे मारो उसके पहले मेरी बात तो सुन लो। यदि तुम सब लोग इस तरह से इस जगह को लूटकर यहाँ से भाग जाओगे तो तुम सब भी एक चोर कहलाओगे, और मेरे हिसाब से तुम सबके अंदर अच्छा खासा टैलेंट है। तुम सब में एक क्राफ्टमैन और एक वॉरियर बसा हुआ है, और ऐसे महान व्यक्ति को ऐसा करना शोभा नहीं देता। भाई यहाँ रेड फिश को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि डेम क्या बोल रहा है। वो सोचता है कि क्राफ्टमैन, वॉरियर्स, ये सब क्या बोले जा रहा है। फिर डेम कहता है कि देखो तुम सब लोग एपिटस से बदला लेना चाहते हो ना, तो मेरे पास में उससे बदला लेने का एक और नया तरीका है। उस तरीके को तुम सब लोग यूज कर सकते हो। देखो मेरे पास में एपिटस द्वारा बना गया वुडन का क्लब है, और मैं सिर्फ एक योद्धा हूँ। यदि आप लोग सभी अपने आप को क्राफ्टमैन और वॉरियर समझते हो तो ये सब गन्स को नीचे रख दो और अपने हाथों से बनाए गए वेपन से मेरे साथ फाइट करो। तुम लोगों के पास में एक अच्छा मौका है, उस योद्धा को हराओ जिसके पास में एपिटस द्वारा बनाया गया वेपन है। क्या ये तरीका सही नहीं है जिससे आप लोग उस एपिटस से बदला लेकर उसे सजा दे पाएंगे? और यदि ऐसा नहीं है तो फिर तुम सब लोग इस चीज को स्वीकार करो कि एपिटस तुम सबसे श्रेष्ठ है और तुम लोग यहाँ से फिर भाग सकते हो। भाई इतने में खतरनाक दिखने वाला ब्लैक स्मिथ भड़क जाता है। वो कहता है कि तुम अपनी मौत के सामने खड़े हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चालबाजी करने की, हम सबको बेवकूफ बना रहे हो। और वो रेड फिश को कहता है बॉस हमें इसकी बात नहीं सुननी चाहिए, इसको अभी यही मार देना चाहिए। तभी तुरंत डेम हिंट्स अप करके खड़ा हो जाता है। वो कहता है अरे मेरा मतलब वो नहीं था। तभी रेड फिश कहता है भाग जाएगा, वो भी द ग्रेट रेड फिश, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो लोअर क्लास गॉड। चलो अब देख ही लेते हैं कि किसमें कितना दम है। मैं तुम्हारे साथ में फाइट करूंगा और तब तक करूंगा जब तक हम दोनों में से कोई हार नहीं मान लेता है। लेकिन ध्यान रखना इसके बाद में तुम अपने आप को योद्धा बोलना छोड़ देना। और हाँ एक बात और, यदि तुम ज्यादा टाइम नहीं टिक पाए तो फिर ये साबित हो जाएगा कि तुम्हारे वेपन से ज्यादा हमारा वेपन बेहतर है। भाई यार मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये डेम क्या सोच रहा है। एक टाइम लगा था कि ये एपिटस के खिलाफ जाकर इनका साथ देगा, लेकिन इसने तो अभी पूरी पारी ही बदल दी है। अब ये इनको बेवकूफ बना रहा है या ये सच है, ये तो भाई आगे ही पता लगेगा। चलो देखते हैं। और भाई महफिल बन चुकी है, मैदान खाली है और हमारे साथ में है द गॉड ऑफ माउंटेन डेम और उसके सामने है क्राफ्टमैन द रेड फिश। दोनों तैयार है फाइट के लिए। रेड फिश कहता है मैं जब तक तुमको मारता रहूंगा जब तक तुम्हारी हड्डियों का चकनाचूर ना हो जाए। भाई रेड फिश के पास में एक अच्छा खासा बड़ा हैमर है जो उसकी हाइट से भी बड़ा है। इधर हमारे डेम के पास में वही एपिटस द्वारा दिया गया वुडन वेपन है। अचानक रेड फिश खड़े होकर हवाओं में उड़ता हुआ डेम को मारने वाला है। वो कहता है संभाल पाओ तो संभाल लो इसे। वही डेम उसको अपने फोकस के साथ देख रहा है। रेड फिश का हैमर धड़ाम से लगता है। डेम तुरंत उसको डॉज करके पीछे फेंका जाता है। डेम कहता है यार ये भी पागल है और रेड फिश अपने हैमर को जमीन पर मारता है जिससे जमीन पर एक कंपन पैदा होती है और दरार आती हुई एक पिल्लर को उखाड़ फेंक देती है। फिर रेड फिश अपने हैमर को कंधे पर रखकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो डेम से कहता है कि क्या हुआ, तुम काफी सरप्राइज लग रहे हो। तुमको क्या लगा था कि हम हमारी गन्स वगैरह रख देंगे तो तुम हमको हरा दोगे? बड़ा अच्छा सोचा था तुमने, पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा लोअर क्लास गॉड। ये सब बोलते बोलते रेड फिश रिलैक्स मोड में आ जाता है। इधर डेम सोचता है कि बस यही मौका है। डेम अपने वेपन को एक हाथ से घुमाता है। वो कहता है तुम टेंशन मत लो रेड फिश, तुमको भी एक झटका लगने वाला है। और भाई डेम भागता हुआ जाता है। रेड फिश के चारों ओर तेजी से घूम रहा है। रेड फिश उसको मारने की कोशिश कर रहा है। रेड फिश आगे मारता है, डेम पीछे चला जाता है। रेड फिश बौखला रहा है। डेम रेड फिश के पीछे से बोल रहा है अरे तुम वहाँ कहाँ मार रहे हो, मैं तो तुम्हारे पीछे हूँ, वो तो मेरी परछाई है। फिर से रेड फिश धड़ाम से पीछे मारता है। वो आगे मारता है तो डेम पीछे चला जाता है। रेड फिश ये सब देखकर चौंक रहा है। डेम कहता है अभी चौंकने का टाइम नहीं आया है। और भाई डेम अचानक रेड फिश के सामने आता है और अपने वुडन क्लब्स को घुमाकर रेड फिश के नीचे मार देता है, जहाँ पर रेड फिश के सारे इंपोर्टेंट अंडे फूट जाते हैं। रेड फिश के टीम मेंबर चिल्ला रहे हैं अरे बॉस ये क्या हुआ। रेड फिश दर्द भरी आवाज में कहता है कि ये बहुत गलत बात है। इतने में डेम रेड फिश के पीछे से एक किक और देता है। रेड फिश दूर चला जाता है। डेम कहता है कि ये मैंने पहली बार जूते से किक मारी है, इसमें काफी दर्द हुआ होगा ना। और फिर तुम तो हो अमेजिंग। रेड फिश कहता है कि तुम बहुत अच्छी बातें कर लेते हो, मुझे शुरू से ही अजीब लग रहा था, लेकिन अब तुमने अपनी सारी सीमाएं पार कर दी है, अब तुम्हारा बचना मुश्किल है, एक तुझ तलवारबाज। डेम ये सुनकर चौंक जाता है। वो बोलता है तुमको कैसे पता चला कि मैं तलवारबाज हूँ? रेड फिश कहता है वो मूर्ख ही होगा जिसे तुमको देखकर समझना है कि तुम तलवारबाज हो। मैंने तो कभी भी मेरी लाइफ में ऐसे वेपन चलाते हुए किसी को नहीं देखा। तुम वेपन को बिल्कुल एक स्वेट की तरह चला रहे हो और इतना फास्ट चला रहे हो कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। देखो मेरा दिल अभी भी बहुत तेजी से धड़क रहा है। तुम या तो मेरे बराबर पावरफुल हो या फिर मेरे से ज्यादा पावरफुल हो। ये सब सुनकर दो ब्लैक स्मिथ आपस में बात कर रहे हैं। वो कहते देखो वो कमीना हमारे बॉस के लेवल का है। दूसरा कहता हाँ यार मुझे तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा है। उधर से रेड फिश डेम को कहता है कि मैंने तुमको लो क्लास गॉड कहा, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन अब मैं मेरी पावर से आपका रिस्पेक्ट करूंगा और अब इस बार मैं अपनी फुल पावर का यूज करूंगा। भाई रेड फिश अब फुल पावर में है। वो बहुत गुस्से में आ गया है। इधर से डेम उसको अपना हाथ हिलाकर चेतावनी दे रहा है कि आजा बता अपना पावर। रेड फिश अपना हैमर को लेकर बहुत तेजी से भागता है डेम को मारने के लिए और रेड फिश उछलकर डेम के ऊपर अपना हैमर मारता है। डेम उस वुडन क्लब से उस हैमर को ब्लॉक कर देता है और उछलकर रेड फिश को आगे धक्का दे देता है। रेड फिश दोबारा हैमर मारता है
है। इस बार हैमर और क्लब टकरा जाते हैं। डेम और रेड फिश ब्लॉक कर रहे हैं, दोनों आमने सामने हैं और फिर से फाइट चालू हो जाती है। उनकी फाइट दूर खड़े सभी ब्लैक स्मिथ देख रहे थे। वो सब आपस में बात कर रहे हैं कि क्या ये फाइट वर्ल्ड के 2 योद्धाओं में चल रही है। मेरा सिर घूम रहा है। दूसरा बोलता है कि ये आवाज कैसी आ रही है, ये आवाज तो ऐसी लग रही है जैसे हम लोग वेपन बनाते हैं ना, उसकी जैसी आ रही है और हर तरह आवाज से वाइब्रेट हो रहा है और ये तो बिल्कुल लोहे की दहाड़ जैसी है। इस साउंड को तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वो आदमी का वेपन तो देखो, जैसे कि वो आंख छोड़ रहा है। उसके वेपन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो हमें मार रहा है, हमारी आत्माओं को झंझोर करने वाला है। फिर फाइट करते करते रेड फिश कहता है कि हमारा ब्लैक स्मिथ की आत्मा की तरह है, वो सिर्फ हमारा फायदा उठाता है, वो हमारा इस्तेमाल करके गुलाम बनाकर रखता था। वो एक घटिया व्यक्ति है, लेकिन मैं उसको मना नहीं कर सका क्योंकि मेरी मजबूरी थी। मैं खुद बहुत कमजोर था, मैं काफी असक्षम था, इसीलिए मैंने सोचा कि एक सक्षम व्यक्ति के साथ रहूंगा तो शायद एक अच्छा आदमी बन जाऊंगा। उस दिन का जब मैंने एपिटस का ऑफर एक्सेप्ट किया, उसने हमको बताया था कि ये वर्कशॉप है जहाँ आप सब लोगों को काम करना है और उस दिन हम लोग हमारी दुनिया से दूसरी दुनिया में आए थे। हमारे मन में बहुत खुशी थी, हमारे मन में बहुत गहरी भावनाएं और बड़े सपने थे, लेकिन उस एपिटस ने हम लगातार हमको हमारी कमियां गिनाई, हमेशा हमको नीचा दिखाया, हमेशा हमारा अपमान किया। ये हमारी बहुत दुखद कहानी है, लेकिन फिर उसके बाद में जो हुआ वो सब वेस्ट था और फिर डेम ने रेड फिश के हैमर को मारकर दूर फेंक दिया। रेड फिश खाली हाथ हो गया, वो आंसू बहाता हुआ सिर्फ खड़ा हो गया और कहता है ये मेरी पूरी हार है और डेम रेड फिश को मारने ही जाता है। इतने में वहाँ पर एंट्री हो जाती है द क्राफ्टमैन गॉड्स ऑफ ओलंपस, द ग्रेट मास्टर हेपिटस की। वो अपना सिर्फ एक हाथ लगाकर डेम को रोक देता है। वो कहता है बस रुक जाओ, मैं सिर्फ एक दिन के लिए क्या गया, यहाँ तो सब कुछ बर्बाद हो गया है। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि मैं गलत जगह आ गया हूँ। यहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, सभी कुछ मैं जानना चाहता हूँ। तो गाइस फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों से एक और नया वीडियो लेकर। आप लोग बने रहे मानवा हिट में, जहाँ आप लोगों को मस्त मस्त मानवा स्टोरी हिंदी में सुनने को मिलती है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।